इंट्रो रखा है आपने? मतलब शुरू में कुछ नहीं, डायरेक्ट शुरू कर देते हो। उससे कोई चल। तो अगली जो चीज इसमें हम लोग देखेंगे वो हो गया हमारे पास ज्योमेट्री ऑफ कॉम्प्लेक्स ज्योमेट्री ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ज्यादा नहीं, लेकिन हाँ इतना कि एक दो क्वेश्चन अगर पूछना है तो इससे डायरेक्ट पूछ लेगा, बस इसके रिजल्ट से। पहले छोटी छोटी जो आसान चीजें हैं उसको हम पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद हम इसको आगे लेके चलेंगे। सबसे पहले हम इसमें पढ़ेंगे सेक्शन फॉर्मूला। क्या पढ़ेंगे बच्चे? अब आप बोलोगे सर यहाँ भी सेक्शन फॉर्मूला है। हाँ, सेक्शन फॉर्मूला तो हर जगह, ठीक है। सेक्शन फॉर्मूला तो आपको 3D में भी मिलेगा, हाँ हर जगह मिलेगा। तो हाँ, तो सेक्शन फॉर्मूला जैसा कि हम बचपन से जानते हैं कि दो तरीके का हो सकता है, एक हमारा इंटरनल और एक एक्सटर्नल। तो हम पहले इसमें देख रहे हैं इंटरनल डिवीजन कि अगर इंटरनल डिवीजन होता है तब सेक्शन फॉर्मूला हमारा कैसा दिखता है। तो अगर मान लीजिए हमारे पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर है, एक कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 है और दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है Z2, और कोई पॉइंट यहाँ P बैठा है। सर ऐसा एक क्वेश्चन था, उसने ना मतलब मिड पॉइंट दे रखा था और रेशियो दे रखा था, हाँ। और दोनों पॉइंट नहीं दिए थे, और Okay. वो लाइन हाँ, थी तो उसका मुझे वो पूछा था इक्वेशन। लाइन का इक्वेशन था, पढ़ा है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मान लीजिए आपके पास कोई एक P पॉइंट है जिसकी पोजीशन हमने क्या ले लिया Z, तो यहाँ पे ये बात याद रखें कि हमेशा AP अपॉन BP जो है ना वही M अपॉन N होगा। क्या होगा बच्चे? AP अपॉन BP ही क्या होगा? M अपॉन, चाहे ये P कहीं भी चला जाए। हम आपको एक ऐसा कंसेप्ट बता रहे हैं जिसका एक्सटर्नल डिवीजन और इंटरनल डिवीजन से कोई लेना देना नहीं है। एक यूनिवर्सल ट्रूथ है कि जो पॉइंट उस लाइन को डिवाइड करेगा उसी का हम रेशियो लेंगे एंड पॉइंट के साथ। किसके साथ? चाहे वो अंदर बैठा रहे, चाहे वो लाइन से बाहर बैठा रहे। यानी रेशियो हमेशा अगर P पॉइंट है जो उसको डिवाइड कर रहा है तो AP अपॉन BP ही क्या होगा? M अपॉन N होगा। क्या इतनी बात समझ में आ रही है? यानी अगर ये M अपॉन N है तो यहाँ पे तो क्लियरली दिख रहा है कि M है और एक क्या है N है। तो यहाँ पे जो Z की कोऑर्डिनेट आपको दिखेगी वो दिखेगी mZ2 प्लस कितना बच्चे? mZ1 डिवाइडेड बाय कितना? M प्लस N। ये फॉर्मूला आप पहले से जानते हैं, आज फिर से जानते हैं। लेकिन अगर इसके दूसरे केस में हमने एक्सटर्नल डिवीजन ले लिया, क्या ले लिया बच्चे? एक्सटर्नल डिवीजन, तब आपका पॉइंट कहाँ बैठा है? बाहर बैठा। यानी अगर इस फिगर में हम थोड़ा सा चेंज करना चाहें तो हमारे पास अब A पॉइंट A है जिसका कोऑर्डिनेट हमारे पास मान लो Z1 है, क्या है? B यहाँ कहीं है जिसको हमने क्या ले रखा है? Z2, और A P पॉइंट है जिसको हमने क्या ले रखा है? Z। क्या ले रखा है? अब बच्चा बोलेगा कि सर AM है AN है ना, अभी भी A पूरी क्वांटिटी जो है बच्चे वो कितनी है? M है, और A पूरी क्वांटिटी क्या है? इस बात को मतलब गांठ बांध के रख ले कि ऐसा ही चलेगा। अब A P पॉइंट इधर की तरफ आ गया तब भी ये देख यहाँ पे ये क्या था? M था। A P डिस्टेंस कितना था? M, और A वाला डिस्टेंस कितना था आपके पास? N था। अब ये P पॉइंट कहीं भी चला जाए हमेशा M अपॉन A वाला रेशियो कितना होगा बच्चे? M माइनस N। अब थोड़ा देर अगर प्रूफ के तरफ जाएगा, अगर दिमाग लेके जाएगा तो क्या Z2 जो है वो Z1 और Z को इंटरनली डिवाइड नहीं कर रहा है? किस रेशियो में? M माइनस N और N में। देख प्रूफ कैसे हो रहा है, M माइनस N और, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेगा ना। M माइनस N को किससे मल्टीप्लाई करेगा? Z से। और N को किससे मल्टीप्लाई करेगा? Z1 से। समझना थोड़ा सा हम लिख रहे हैं, M माइनस N को तू मल्टीप्लाई करेगा Z से, प्लस N को मल्टीप्लाई करेगा Z1 से। बात समझ में आ रहा है? और डिवाइड बाई नीचे कितना लिखेगा? M माइनस N और प्लस का कोई कंफ्यूजन है क्या? और ये कितने के बराबर है बच्चे? अरे यार, अब जब इसको इधर लेके आएगा तो nZ2 होगा। nZ2, अरे ये तो कैंसिल, सॉरी mZ2 कितना होगा? अब देख यहाँ पे फॉर्मूला लिख रहे हैं, Z इज इक्वल टू होता है बच्चे mZ2 माइनस का nZ1 डिवाइडेड बाई कितना? M माइनस N। ये होता है एक्सटर्नल डिवीजन। देख प्रूफ हो रहा है क्या? समझ, ये इधर आके mZ2 हुआ इज इक्वल टू, यहाँ तुम लिखा प्लस का कितना? nZ1 लिख दे, और यहाँ पे प्लस कितना? M माइनस N मल्टीप्लाइड बाई कितना बच्चे? Z बोल आया। अब देख इसको इधर लेके आया और इसको लाके इधर क्या कर दिया? डिवाइड। ये बात वैसी ही है कि एक बेडशीट है, एक ऐसी बेडशीट है, मान ले लेंथ n है, क्या है? अगर बेडशीट मुड़ गई तो एक अब कितना है? माइनस n। कितना है? A अभी n था, A अभी मुड़ गया है तो कितना है? माइनस n। यानी जहां जहां n है वहां क्या लिखना है? एज सिंपल है। बात समझ में आ रही है? क्लियर है?
अच्छा अब समझ, ये बात पहले से जानता है, कुछ नोट करके पॉइंट देखेगा। ये बात पहले से जानता है कि ऑर्थो सेंटर क्या होता है, सेंट्रोइड क्या होता है, सर्कम सेंटर क्या होता है, पढ़ते आ रहे हैं, ट्रिग्नोमेट्री में ही बताया थोड़ा सा। इनकी जो रेशियो होती है सेंट्रोइड की, ऑर्थो सेंटर की, वो सभी को पता है कि 2:1 का होता है। क्या होता है? 2:1। इसी से हमने सेंट्रोइड के फॉर्मूले भी प्रूव किए, लिखवाने की जरूरत। तो अगर सेंट्रोइड की हम बात करें, किसकी? किसके सेंट्रोइड की? जिसका एक ट्रायंगल का वर्टिसेस Z1 Z2 Z3 है। क्या है? Z1 Z2। तो कहता है इफ वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल आर Z1, Z2 एंड Z3 then centroid is equal to होगा Z1 plus Z2 plus Z3 डिवाइडेड बाय कितना बच्चे? 3। बोल आया? अरे वही है x1 plus x2 plus x3। ठीक है, अब इसमें एक चीज और हम आपको बताने जा रहे हैं, जो है कि आपका सर्कम सेंटर। क्या बच्चे? सर्कम सेंटर उस समय उस ट्रायंगल का जब ओरिजिन पे क्या रहे, तब उसकी जो ऑर्थो सेंटर होती है, क्या होती है बच्चे? वो Z1 plus Z2 plus Z3 होती है। क्या होती है? Z1 plus Z2 plus, याद रहेगा डायरेक्ट टीचर। हम कह रहे हैं कि सर्कम सेंटर, दूसरा पॉइंट है, मान लीजिए इसमें, इफ सर्कम सेंटर ऑफ ट्रायंगल इज एट ओरिजिन, देन ऑर्थो सेंटर इज Z1 plus Z2 plus कितना बच्चे? Z3। मतलब ट्रायंगल बना है ना, जो ऐसे ही जो ट्रायंगल बना है, ये यहाँ पे रहा होगा सर्कल सेंटर, ये किस पे है? ओरिजिन पे। किस पे है? ये ओरिजिन है, यानी 0,0,0। तब जाके जो इसकी ऑर्थो सेंटर बन रही है, वो क्या बन रही है? Z1 plus Z2 plus Z3। क्लियर है? बस छोटी सी बात है जो दिमाग में रखे। क्लियर है? अच्छा, इतना नोट कर फिर आगे चलते हैं। थोड़ा जल्दी जल्दी हाथ चलाएगा। डेली का कम से कम 20-25 क्वेश्चन टारगेट रखो तुम लोगों, जो चैप्टर हो चुके हैं उनके। बात तो वही कर रहा है ना, तो थोड़ा समझना। Z1 Z2 Z3 का मतलब क्या है? x1 plus x2 plus x3 डिवाइड बाय 3 प्लस iota y1 plus y2 plus y3 डिवाइड बाय, इमेजिन तो कर, Z1 plus Z2 plus Z3 का मतलब क्या है? रियल को रियल के साथ ऐड करेगा, इमेजिनरी को इमेजिनरी के साथ ऐड करेगा। बात तो वही है, समझ रहा है? ये Z1 Z2 Z3 दिख रहा है, लेकिन एडिशन कैसे होता है तो पढ़ा चुके ना। एडिशन कैसे होता है किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का? रियल का रियल के साथ और इमेजिनरी का सिंपल। अब तुम्हें क्या यहाँ जो Z2 दिख रहा है, केवल Z2 थोड़ी है, ये x plus i x2 plus iota y2 है। इस बात को समझ। m जब भी मल्टीप्लाई होगा, वो पहले इसके x2 से मल्टीप्लाई होगा, फिर उधर का x1 किससे मल्टीप्लाई हो रहा होगा? n से मल्टीप्लाई हो रहा होगा। समझ रहा है? रियल पार्ट अलग रहेगा, इमेजिनरी पार्ट अलग रहेगा, क्योंकि ये भी तो आएगा एक कॉम्प्लेक्स नंबर ही ना। ये z जो आएगा ये क्या है? कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो इसका भी तो कुछ रियल पार्ट होगा और कुछ इमेजिनरी पार्ट होगा। तो सॉल्व होकर रियल और इमेजिनरी को स्टैंडर्ड फॉर्म में तो लिखेगा ना, लिखेगा है ना? वो मिटा ले। अगला लिखेगा इक्वेशन ऑफ लाइन passing through Z1 and Z2। आप इसका नाम कुछ भी रख सकते हो, Z1 भी रख सकते हो, Z1 Z3 भी रख सकते हो, आपकी इच्छा है। हम Z1 Z2 लेके चल रहे हैं कि अगर कोई लाइन है जिसका हमें इक्वेशन निकालना है, जो किससे पास हो रहा है? Z1
Z2 से पास हो रहा है, उसके दो फॉर्म है आपके पास, एक डिटरमिनेंट फॉर्म है और उसी को आप एक्सप्रेशन के फॉर्म में भी लिख सकते हो। हमें जो आसान लगता है वो डिटरमिनेंट फॉर्म है, तो हम उसके फॉर्म में लिखते हैं। वो ऐसा लिखता है Z1, यहाँ क्या लिखेगा Z2, यहाँ लिखेगा इसका कॉन्जुगेट, यहाँ लिखेगा इसका कॉन्जुगेट और यहाँ लिखेगा Z2 का, यहाँ लिखेगा 1 1 1 और डिटरमिनेंट इक्वल टू क्या लिखेगा 0। बोला है। इसको दूसरे फॉर्म में लिखना चाहें, अगर आप एक्सप्रेशन के फॉर्म में लिखना चाहें तो भी लिख सकते हैं। ये आपके पास आएगा और Z माइनस Z1, तो इसके नीचे इसका कॉन्जुगेट लिखेगा, Z कॉन्जुगेट माइनस कितना बचे Z1 कॉन्जुगेट इज इक्वल टू, इधर लिखेगा Z1 माइनस Z2, तो इसके नीचे इसका कॉन्जुगेट लिखेगा Z1 कॉन्जुगेट माइनस Z2 कॉन्जुगेट। बोल आया। याद करने का आसान तरीका दिख रहा है, ऊपर Z माइनस Z1 है तो नीचे उसी का कॉन्जुगेट है, ऊपर Z1 माइनस Z2 है उसके नीचे उसी का कॉन्जुगेट है। बोल आया, क्लियर है। प्रूफ चाहिए? नहीं चाहिए, सोच ले। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा हम एक्सप्लेन करते हैं आपको थोड़े से, क्योंकि इस और चीजें हमको इसमें बतानी है, स्लोप भी बतानी है, हमें डिस्टेंस ऑफ ए लाइन फ्रॉम ए पॉइंट भी बताना है, वो सारी चीजें बताना है, तो वो चीजें हमें वहां पे लेके आपको जानी पड़ेगी। अगर इस डिटरमिनेंट को हम खोलें तो सभी को आता है डिटरमिनेंट एक्सपेंड करना, फिलहाल तो जिनको नहीं आता वो आगे जाके आ जाएगा। तो अगर हम इसको एक्सपेंड करें तो थोड़ा ध्यान से देखना कि हम अगर R1 के लॉन्ग एक्सपेंड कर रहे हैं, किसके लॉन्ग, तो थोड़ा सा ध्यान से देख, तो ये Z मल्टीप्लाइड बाई Z1 कॉन्जुगेट माइनस Z2 कॉन्जुगेट होगा, आया ना। वो फिर माइनस यहाँ तुम लिखोगे Z कॉन्जुगेट ब्रैकेट Z कॉन्जुगेट लिखोगे तो Z1 माइनस Z2 लिखोगे। बोल आया। और प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाई होगा 1 का ये Z1 Z2 कॉन्जुगेट, कितना बच्चे Z1 डॉट Z2 कॉन्जुगेट माइनस कितना Z2 डॉट Z1 कॉन्जुगेट, यही बात होगी। इक्वल टू क्या लिखेगा बच्चे 0। अब थोड़ा लाइन का इक्वेशन हम तुम्हें दिमाग में डाल दे। लाइन का इक्वेशन होता है ax plus by plus c equal to 0, स्टैंडर्ड फॉर्म ax plus by plus c equal to, बाकी उसके 5 फॉर्म होता है, जैसा अगर थोड़ा मोड़ा 11th में पढ़ रखा हो तो y equal to mx plus c, ठीक है, x minus y1 डिवाइड बाई y2 minus y1 x minus x1 डिवाइड बाई, इस तरीके का जो भी स्लोप फॉर्म है। अब अगर इसको थोड़ा ध्यान से देखा जाए तो ये हमारे पास Z1 माइनस Z2 कॉन्जुगेट है माइनस Z। अब इसको हम उस फॉर्म में लेके आने के लिए, किस फॉर्म में, ax plus by के फॉर्म में लेके आने के लिए एक काम कर रहे हैं, हम दोनों साइड आयोटा से मल्टीप्लाई करें। किससे? जैसे ही आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे ये दिखेगा आयोटा Z, Z1 कॉन्जुगेट माइनस Z2 कॉन्जुगेट। बोल आया। माइनस ये दिखेगा आयोटा Z कॉन्जुगेट, यहाँ दिखेगा Z1 माइनस कितना बच्चे Z2, और प्लस यहाँ दिखेगा आयोटा मल्टीप्लाइड बाई Z1 डॉट कितना Z2 कॉन्जुगेट माइनस Z2 डॉट कितना बच्चे Z1 कॉन्जुगेट इक्वल टू कितना। पिछली क्लास में हम आपको याद दिलाते जब हम मॉडुलस का फॉर्मूला लिखे थे Z1 प्लस Z2 का मॉडुलस का होल स्क्वायर, तो हमने लिखा था मॉड Z1 स्क्वायर प्लस मॉड Z2 स्क्वायर प्लस ट्वाइस रियल Z1 Z2 कॉन्जुगेट, उसको हमने प्रूफ किया था। बात समझ में आ रहा है? यानी यहाँ पे कुछ उसी तरीके की चीज दिख रही है, लेकिन चूंकि आयोटा लगा है तो अब ये वाला पार्ट इमेजिनरी रहा होगा। क्या रहा होगा? क्या इमेजिन कर पा रहा है? वो जो आया था Z1 डॉट Z2 कॉन्जुगेट माइनस Z1 या Z1 कॉन्जुगेट डॉट Z2, याद आ रहा है नहीं आ रहा? वो रियल आया था, ट्वाइस ऑफ रियल पार्ट ऑफ Z आया था, ट्वाइस ऑफ रियल पार्ट ऑफ Z1 डॉट Z2 कॉन्जुगेट। अरे प्रूफ किया था ट्वाइस। और चूंकि यहाँ आयोटा मल्टीप्लाई हो गया तो ये क्या हो जाएगा? इमेजिनरी हो जाएगा। आया ना? अब यहाँ पे एक आपको एज्यूम करना है कि यहाँ पे इस फॉर्म लिख रहा है, इस फॉर्म में ध्यान देना, A कॉन्जुगेट Z, क्या लिख रहा है बच्चे? A कॉन्जुगेट Z प्लस A Z कॉन्जुगेट और प्लस B इक्वल टू G। अभी समझा रहे हैं? इसको थोड़ा इमेजिन करो, ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। दिख रहा है क्या? अब देख यहाँ A हमने कुछ माना है, बेयर A क्या माना है, तो अगर ध्यान से देखेगा तो ये माना है हमने माइनस आयोटा। क्या माना है? माइनस आयोटा। और यहां से देख इसका कॉन्जुगेट लिया तो A की वैल्यू हमने माना है Z1 माइनस Z2। क्या माना है बच्चे? Z1 माइनस, देख थोड़ा सा A है, क्या है? ये देख माइनस आयोटा Z1 Z2 क्या बन गया बच्चे? A बन गया, और Z कॉन्जुगेट बैठ गया। इसका जब हम कॉन्जुगेट लेंगे इस वाले का तो माइनस आयोटा का क्या हो जाएगा? प्लस आयोटा। बोल आया। और ये आ जाएगा Z1 कॉन्जुगेट और बोल आया।
और इस वाले को हमने b बोल रखा है। क्या बोल रखा है? B। यानी हमारे पास b की जो वैल्यू है वो हमने बोल रखी है कितना बच्चे, z1 डॉट z2 कॉन्जुगेट माइनस z2 डॉट कितना z1 कॉन्जुगेट, और यहाँ क्या लगा दिया हमने, आयोटा। बोल आया, ये b की वैल्यू है। अब जैसा कि हम जानते हैं कि ये ऑलरेडी ये जो सॉल्व होके आएगा वो इमेजिनरी पार्ट आएगा, क्या आएगा? तो इसको सॉल्व करने के बाद ये तुमको रियल पार्ट दिख रहा होगा, प्योरली रियल दिखेगा। कैसा दिखेगा? और यहाँ से भी ये कितना आएगा, प्योरली रियल ही आएगा। एक तरीके से इंप्लीमेंट करने का कोशिश, जो प्रूफ में जो तुम बोले हो कि सर ने तो प्रूफ में नहीं जाना, जब इसको सॉल्व करोगे तो प्योरली रियल आता है। क्या आता है? और यहाँ से भी ये बात प्रूफ हो रही है कि ये कैसा आएगा, प्योरली रियल आएगा, ये रियल नंबर ही आएगा। ठीक है, तो हमें बस इस एक्सप्रेशन को ध्यान में रखना है और याद रखना कि a की वैल्यू हमेशा माइनस आयोटा z1 माइनस z2 बोल आएगा। कोई कंफ्यूजन है? अब यहीं से समझ गए स्लोप ऑफ द लाइन। अब इसी लाइन का अगर हम स्लोप की बात करें तो स्लोप कैसे निकालते हैं? याद है थोड़ा मोड़ा स्लोप कैसे निकालते हैं? y2 माइनस, ठीक है। तो अगर स्लोप के लिए हम इसको हम x1 प्लस आयोटा के फॉर्म में लेके जाएं तो हम यहाँ पे मान लो z को स्लोप ऑफ द गिवन लाइन, देख यहाँ a कॉन्जुगेट लिख रहा है, z की जगह x प्लस क्या लिख रहा है बच्चे, आयोटा बोल आया, प्लस a मल्टीप्लाइड बाई z कॉन्जुगेट यानी x माइनस आयोटा बोल आया, और प्लस हमारे पास क्या है b है, प्लस क्या है हमारे पास इक्वल टू कितना है 0। अब अगर इसको मल्टीप्लाई करना है, थोड़ा ध्यान से देखना, तो यहाँ पे x को कॉमन करें, किसको कॉमन करें, तो a प्लस a कॉन्जुगेट दिख रहा है क्या? हाँ। ठीक है, a प्लस कितना दिख रहा है बच्चे, a कॉन्जुगेट, प्लस y को अगर कॉमन करें, किसको, तो y हमारे पास मतलब आयोटा y बेसिकली कितना, तो यहां से हमारे पास दिख रहा है a कॉन्जुगेट और माइनस का a, सोच ले कितना, a कॉन्जुगेट माइनस का a और प्लस b इक्वल टू कितना दिख रहा है बच्चे, 0। अब अगर हम इसको स्लोप दिमाग में रखना हो तो स्लोप का फॉर्मूला mx प्लस c होता है, मतलब अगर y इक्वल टू mx प्लस c हो तो m की वैल्यू हम कैसे निकालते हैं, tan थीटा से भी स्लोप निकलता है, क्या होता है p अपॉन, अच्छा एक बात बता, थोड़ा सा हम इधर रिकॉल करा देते हैं क्योंकि स्ट्रेट लाइन पढ़ा नहीं है, तो ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, तो इसको तुम लिखते हो by इक्वल टू माइनस का ax माइनस का c, है ना, और y को तुम लिखते हो माइनस a अपॉन b मल्टीप्लाइड बाई x प्लस माइनस c अपॉन b, ऐसा लिखते हो। ये y इंटरसेप्ट कहलाता है और ये क्या कहलाता है, स्लोप कहलाता है। बात समझ में आई? अब ये स्लोप अगर ध्यान से देख तो यहाँ से x की जो भी कोफिशिएंट है उसका नेगेटिव और डिवाइडेड बाई क्या है, b हमारे पास क्या है, y का कोफिशिएंट है ना। अब यहाँ पे x की कोफिशिएंट कितनी है बच्चे, a प्लस स्लोप a प्लस a कॉन्जुगेट, a प्लस कितना, और नीचे हमारे पास y कितना है, आयोटा a कॉन्जुगेट माइनस a, ऐसा है क्या, a कॉन्जुगेट माइनस a, और चूंकि माइनस में है तो इस माइनस को अंदर लेके अगर चले जाएं तो ये क्या हो जाएगा बच्चे, a माइनस a कॉन्जुगेट, ऐसा दिखेगा। बोला है, क्लियर है, a प्लस a कॉन्जुगेट डिवाइडेड बाई आयोटा a माइनस a कॉन्जुगेट। तो अगर ध्यान से देख तो a प्लस a कॉन्जुगेट प्रॉपर्टी किसका, कॉन्जुगेट का, a और a कॉन्जुगेट जब हम ऐड करते हैं तो इमेजिनरी पार्ट कैंसिल आउट होकर केवल रियल पार्ट बच जाता है, क्या, तो यहाँ क्या लिखेगा बच्चे, ट्वाइस ऑफ रियल z या ट्वाइस ऑफ रियल a, बोला आया, और a माइनस a कॉन्जुगेट कितना आता है, इमेजिनरी है, ट्वाइस ऑफ इमेजिनरी a, ट्वाइस ऑफ, ठीक है, तो आयोटा है और ट्वाइस ऑफ इमेजिनरी a, ऐसा कुछ दिखेगा। बात समझ में आ रहा है, आयोटा इनटू आयोटा, आयोटा स्क्वायर, 2 कट गया, यानी स्लोप की वैल्यू क्या दिख रही है तुम्हें, ऊपर दिख रही है रियल ऑफ a, सॉरी a है, हाँ, रियल ऑफ a डिवाइडेड बाय नीचे कितना, अच्छा अल्फा, ओ अल्फा था, ये स्लोप निकाल रहे हैं, उस लाइन का वो आर्गुमेंट था, क्या था, ये हम लाइन का स्लोप पढ़ रहे हैं, इस दोनों में फर्क है। बात समझ में आ रहा है? नहीं अभी नहीं, बिल्कुल नहीं, चीजों को अलग रखें नहीं तो दिक्कत होगा। तो आपके पास स्लोप क्या है बच्चे, जो a माना है उसका रियल पार्ट डिवाइडेड बाई कितना, इमेजिनरी पार्ट का नेगेटिव, क्या a क्या माना है याद रखना, a माना है आपने आयोटा, देख a क्या माना है, आयोटा z माइनस z2, z1 माइनस z2 का नेगेटिव, इसको दिमाग में रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट वैल्यू है।
ये आपको दिमाग में रहना चाहिए कि ये आपने माना क्या है। ये आपने माना है माइनस आयोटा z1 माइनस z2। इसके रेस्पेक्ट में जो स्लोप निकल के आया वो आया रियल ऑफ a डिवाइडेड बाय, अब देख रियल ऑफ a का मतलब समझ क्या है कि रियल ऑफ a का मतलब वो सॉल्व होके जो पार्ट आएगा, ये z1 माइनस z2 एक कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा, उसको आयोटा से मल्टीप्लाई करेगा, तो उसका जो इमेजिनरी पार्ट है वो रियल बन जाएगा और रियल पार्ट, अरे समझ रहा है, थोड़ा दूरगामी बनना पड़ेगा, समझ रहा है। जब ये आयोटा बाहर बैठा है तो इसका जो रियल पार्ट है वो क्या बन जाएगा, इमेजिनरी, और जो इमेजिनरी पार्ट है वो क्या बन जाएगा, उल्टा हुआ क्या, अरे उल्टा हुआ। अब जो तुम कह रहे हो tan थीटा कि सर वो इमेजिनरी अपॉन रियल था, वो अब रियल अपॉन क्या हो चुका, क्यों, क्योंकि आयोटा पहले से बाहर बैठा। दुनिया गोल है, अरे गोल है ना, कोई कंफ्यूजन है, हाँ ये जेड लिख दिया, बार-बार जेड लिख दे रहे हैं, चल ठीक है, क्लियर है। तो ये हो गया आपके पास इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू z1 एंड z2, और उसी लाइन का क्या निकाल लिया हमने, स्लोप निकाल लिया। ठीक है, फटाफट नोट कर आगे चलो। अच्छा एक चीज और, अब अगर इस तरीके का चीज है, अगर हमें मान लो कि कोई पूछ ले कि एक और लाइन निकालो जो इस लाइन के पैरेलल हो, क्या हो, मतलब यही नोट करके डाल देते हैं, समझ ले। वैसे ये सारी चीजें स्ट्रेट लाइन में पढ़ाएगा, लेकिन वो कोऑर्डिनेट फॉर्म में पढ़ेगा। एक किसके फॉर्म में पढ़ रहा है, कॉम्प्लेक्स। ए लाइन पैरेलल टू इस वाले लाइन के, जो हमारे पास है जेड ए कॉन्जुगेट प्लस का कितना है बच्चे, जेड कॉन्जुगेट ए और प्लस बी इक्वल टू 0। किस में चेंज आता है, केवल लैम्डा की वैल्यू में। याद कर ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 है, और कोई लाइन उसके पैरेलल होता है तो ax प्लस by प्लस लैम्डा इक्वल टू 0 हो जाता है, हाँ या ना। यानी पैरेलल, ए लाइन पैरेलल टू दिस इज, ये आ जाएगा जेड ए कॉन्जुगेट प्लस का जेड कॉन्जुगेट ए और प्लस का यहाँ कुछ लैम्डा इक्वल टू क्या लिख देगा, 0। अच्छा अगर परपेंडिकुलर हुआ तो, अगर परपेंडिकुलर हुआ तो बता, कोई बताएगा। देखिए अभी तो पढ़ाया नहीं है, इसलिए हम अभी कुछ ज्यादा नहीं बोल रहे हैं। ax प्लस by प्लस c इक्वल टू अगर 0 है, कोई लाइन का इक्वेशन है ax प्लस by प्लस c इक्वल टू, तो अगर कोई लाइन उसके परपेंडिकुलर है तो उसका इक्वेशन होता है bx माइनस ay प्लस k इक्वल टू 0। bx माइनस ay प्लस k इक्वल टू, इधर देखो, ax प्लस by प्लस c इक्वल टू अगर 0 है, तो अगर लाइन इसके परपेंडिकुलर हुआ बच्चे तो इसका हो जाता है bx माइनस ay प्लस k इक्वल टू कितना, पैटर्न देख पा रहा है। तो यहाँ जो आपका नेगेटिव वाला पार्ट है वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, और ये जो पोजीशन है वो क्या हो जाएगी, बदल जाएगी। और चूंकि यहाँ बात है रियल और इमेजिनरी का, तो एक आपका जो लैम्डा है वो आयोटा के साथ आएगा, किसके साथ आएगा। अब देख परपेंडिकुलर की बात हो रही है, किसकी, तो अगर ये रियल पे रहा होगा तो वो वाला किस पे रहा होगा, इमेजिनरी पे रहा होगा, क्योंकि परपेंडिकुलर चाहिए। एक लाइन अगर रियल है तो उसका परपेंडिकुलर लाइन कौन सा लाइन होता है, अरे पढ़ाया आर्गेंट प्लेन में, x एक्सिस अगर रियल है तो y एक्सिस क्या है, तो अगर कोई लाइन रियल पे है तो क्या है, अभी हमने बताया कि ये सॉल्व होकर प्योरली रियल देगा, क्या देगा, ये सॉल्व होकर हमेशा क्या देगा, प्योरली रियल देगा। तो इसका परपेंडिकुलर जो आएगा वो प्योरली क्या आएगा, इमेजिनरी। तो यहाँ पे क्या लिखेगा, सीधे लिखते जेड ए कॉन्जुगेट, जेड ए कॉन्जुगेट प्लस जेड ए कॉन्जुगेट लिख दिया, जेड ए कॉन्जुगेट प्लस एक यहाँ प्लस था या माइनस था, यहाँ पे प्लस ही था ना, ठीक है। जेड ए कॉन्जुगेट कॉमन नहीं है ना, a की वैल्यू वही होती है, ठीक है। जेड ए कॉन्जुगेट प्लस जेड ए कॉन्जुगेट प्लस यहाँ पे लिख देंगे हम जेड कॉन्जुगेट ए और प्लस आयोटा लैम्डा इक्वल टू कितना लिख देंगे बच्चे, जी। आयोटा लगाने से कहाँ चला गया, इमेजिनरी लाइन पे चला गया, ठीक है। बहुत रेयरली इस्तेमाल होगा, जो इस्तेमाल होना है वो तो यही होगा, और सबसे ज्यादा ये वाला, खास करके इसके आर्गुमेंट की कहानी। हाँ एक बात और समझ कि अगर कोई लाइन किसी दो कॉम्प्लेक्स नंबर से गुजरता है तो उसकी आर्गुमेंट क्या होगी बच्चे, बराबर क्या होगी। जैसे हम अगर समझाने की कोशिश करें, इधर नोट किया क्या, इधर करिए थोड़ा सा, देख बस एक थोड़ा सा मिटा रहे हैं, इसको समझ में इंटरप्रिटेशन इसका क्या है। कि अगर मान ले कि ऐसा कोई लाइन है जो Z1 और Z2 इससे पास हो रहा है, मान ले कोई पॉइंट यहाँ क्या लेगा, तो Z लेगा, जो सॉल्व होगा जेड आएगा। तो सबसे पहले तो इसको शिफ्ट करके ओरिजिन पे लेके आओ, ये शिफ्टिंग सीख ले। जब ओरिजिन पे लेके आप आओगे तो ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला वो क्या कहलाएगा, जब इसको उठा के यहाँ रख देते Z1 माइनस Z2 या ओरिजिन जैसा भी आप मानना चाहें। हम अभी आपको बस इतना बता रहे कि यहीं से समझ कि अगर तुम आर्गुमेंट निकालते हो Z माइनस Z1 का, किसका बच्चे, तो क्या वो आर्गुमेंट Z2 माइनस Z1 के बराबर होगा या नहीं होगा,
अरे दोनों का स्लोप सेम है भैया, दोनों का थीटा सेम है। आर्गुमेंट का मतलब क्या होता है? थीटा होता है। हाँ। ए जितना है उतना ही इसका भी तो है। हाँ अरे इसी को तो इस्तेमाल करके तुम स्लोप फॉर्म प्रूव करते हो लाइन का। हाँ y2 माइनस y1 डिवाइड बाई x2 माइनस। अरे आया, क्लियर है? बस इतना बताना चाह रहा, ध्यान रखना कि इस दोनों का आर्गुमेंट जब इसी को सॉल्व करेगा तो इसको इधर लेके आएगा तो नेगेटिव इक्वल टू 0 हो जाएगा, और आर्गुमेंट नेगेटिव होता है तो दोनों किस में आ जाएगा? डिवीजन में। किस में आ जाएगा? ये वाला इक्वेशन मिल जाएगा। हो गया प्रूफ। ले तो प्रूफ आसान है, थोड़ा सा बुक पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा, लेकिन हमें प्रूफ से लेना देना नहीं है। हमें बस इक्वेशन याद रखना है कि अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर कोई लाइन किसी दो कॉम्प्लेक्स नंबर से अगर पास हो रहा है, उसका नाम जो भी है, अल्फा बीटा भी है, क्या बच्चे? तो इक्वेशन होगा सीधा सीधा यहाँ पे जो हमने लिखा था आपके पास, एक आप अल्फा जेड ले लो, एक अल्फा ले लो, एक बीटा ले लो, एक जेड कंजुगेट ले लो, एक अल्फा कंजुगेट, एक बीटा कंजुगेट, और 1 1 1 इक्वल टू क्या लिख दो? 0। बात समझ में आ रही है? चल नोट कर। इसी चीज को हम थोड़ा सा और समझाने की कोशिश करते हैं थोड़ा, ठीक है? हमारे लिए जो जरूरत है वही चीजें हैं। इसी फिगर को समझना थोड़ा सा कि अगर मान ले कोई लाइन है यहाँ पे, जहाँ पे इस वाले पॉइंट को हम Z2 नाम देते हैं, इसको हम Z1 नाम देते हैं, और इस पॉइंट को हम क्या नाम देते हैं बच्चे? Z। तो सबसे पहले तो हम इसको शिफ्ट करके कहाँ लेके आएंगे? ओरिजिन पे। जब ओरिजिन पे शिफ्ट करके लेके आएंगे तो ये वाला पॉइंट क्या कहलाएगा? कोई बता सकता है? जो ऊपर वाला पॉइंट है, अगर इसका नाम हम कुछ भी दे दें, मान लो ए बी है, ये आपका ए है, ये मान लो बी है, इस पॉइंट का पी है, अब इसका नाम हम कुछ क्यू आर दे देंगे जो भी, तो ये वाला जो पॉइंट होगा वर्टेक्स को क्या कहलाएगा? क्यू अगर नाम दे दो, Z1 माइनस Z क्या कहलाएगा? वेक्टर वाला ही कंसेप्ट लग रहा है, क्या कहलाएगा? Z1 माइनस Z। और ये वाला पॉइंट क्या कहलाएगा बच्चे? Z माइनस Z। Z माइनस कितना? क्योंकि ओरिजिन पे हमने किसको बैठा दिया? Z2। क्या ये बात समझ में आई? क्लियर है? अब समझना है कि जब यहाँ पे हम ये देखने की कोशिश कर रहे हैं तो जो चीजें यहाँ से बन रही है वो समझना कि आर्गुमेंट जो हम Z1 माइनस Z2 का आर्गुमेंट निकालेंगे बच्चे, वही आर्गुमेंट होगा किसका बच्चे? Z माइनस। क्या ये बात समझ में आई? अगर इस पॉइंट को हम हेरफेर कर दें, मतलब उल्टा पुल्टा कर दें, अगर हम यहाँ पे इसको Z को बैठा दें और इसको यहाँ पे बैठा दें, तो क्या आर्गुमेंट में कोई फर्क पड़ेगा क्या? मतलब हम ये कह रहे हैं कि अगर हम आर्गुमेंट लिखना चाहें, अगर यहाँ पे हम लिखना चाहें Z1 माइनस Z2 है, यहाँ हम Z माइनस Z1 लिख दें। क्या लिख दे बच्चे? Z माइनस Z1 माइनस Z2 लिख दिया क्या? हाँ, Z माइनस Z1 लिख दे। क्या लिख दे बच्चे? तो क्या ये आर्गुमेंट Z1 माइनस Z2 के बराबर नहीं होगा? एक ही चीज है। अरे नहीं समझ आ रहा, बता। एक और फिगर इधर, अभी तुमने ऐसा बनाया था ना इसको, अब इसको मान लो Z1 और इसको मान लो Z2 और इसको मान लो Z। अब जो पॉइंट बनेगा ना शिफ्ट होने के बाद, थोड़ा सा और ऊपर इधर हम बना लेते हैं। अब ये जो पॉइंट शिफ्ट होने के बाद बनेगा, ये वाला पॉइंट अब क्या कहलाएगा? Z2 माइनस Z1। क्या कहलाएगा? और ये वाला पॉइंट अब क्या कहलाएगा? Z माइनस। तो क्या अब हम बोले पॉइंट ऑफ Z2 माइनस Z1 जो है वो क्या बराबर नहीं है क्या आर्गुमेंट ऑफ Z माइनस? क्या ये बात समझ आ रही है? लेकिन वो दोनों तो बराबर नहीं होंगे ना। ये दोनों आपस में बराबर नहीं होंगे। क्यों नहीं बराबर होंगे? ये थीटा ही तो है, ये थीटा ही तो। आप थीटा निकाल, आप पोजीशन को चेंज कर रहे पॉइंट इसके। अब देख यहाँ से क्या है, इसको आप ऐसे लिख सकते हो आर्गुमेंट, देखना ध्यान, इसको आर्गुमेंट लिख सकते हो आप Z1 माइनस Z2 डिवाइडेड बाई Z माइनस Z1। कैसे लिखा सोच ले। इसको इधर लाया, नेगेटिव आर्गुमेंट की प्रॉपर्टी है, नेगेटिव है तो क्या हो जाएगा भैया? डिवाइड हो जाएगा। और इसको क्या लिख सकता है? आर्गुमेंट Z2 माइनस डिवाइडेड बाई Z माइनस। देख यहां देख थोड़ा सा, ये Z1 माइनस Z2 था, ये Z माइनस Z1 था, ये Z2 माइनस क्या हो गया, और यहाँ Z माइनस क्या है। अब इसमें प्रॉब्लम क्या, यहाँ चेंज क्या हुआ? यहाँ बस पोजीशन चेंज हुआ किसका? उस कॉम्प्लेक्स नंबर किसका? पहले आपने Z1 को इधर बैठाया, Z2 को इधर बैठाया। तो जब तुम इस तरीके से काम करोगे तो तुम्हें वो फोकस, हम क्यों बता रहे हैं समझ कि हमें यहाँ Z1 Z2 से कोई मतलब।
अच्छा एक बात बता, जब तुम डिस्टेंस फॉर्मूला निकालते हो तो x1 माइनस x2 लिखते हो, x1 लिखते हो, कोई फर्क पड़ता है क्या? नहीं पड़ता। अरे x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर लिख सकते हो, y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। थीटा निकाल रहे हो, क्या निकाल रहे हो? थीटा। p अपॉन h लिख रहे हो ना, हमेशा p अपॉन h ही लिख रहे हो, b अपॉन h ही लिख रहे हो। और p कैसे निकाल रहे हो उससे मैटर नहीं कि तुम पहले से अंत में जा रहे हो या अंत से पहले में आ रहे हो। यहाँ तुम बार बार ये काम कर रहे हो कि यहाँ ये वाला पॉइंट जो है z2 माइनस z1 लिख रहे हो। अगर यहाँ z3 देता तो क्या लिखते? z2 माइनस z3। अगर इसको बदल के लिए एक और केस ले ले, अगर मान ले अब यहाँ z1 z2 है, यहाँ z1 है और यहाँ क्या है? z है, तो अब ये वाला पॉइंट कितना है? z2 माइनस z। हाँ, तो आर्गुमेंट चेंज हो रहा है क्या? आर्गुमेंट का फॉर्मूला चेंज हो रहा है, दिख तो वैसे ही रहा है, सबकी थीटा तो क्या है? सेम ही है। z1 z2 z3 को आप उस लाइन पे कहीं भी बैठा दो, क्या उसकी एंगल जो है वो बदलेगी क्या एक्स एक्सिस के साथ? नहीं। मतलब हम कह रहे हैं कि अगर यहाँ z1 है, यहाँ z2 है, यहाँ z3 है, तो यहाँ अगर z3 आ जाए, यहाँ z1 चला जाए तो क्या एंगल बदल जाएगा क्या? एंगल तो एक्सिस के साथ अभी भी वही बना रहा है। क्या ये कहानी समझ में आई पूरी? पक्का? हाँ। ठीक है, नोट करना चाहता है क्या? क्या समझ में आ गया? केवल इतना नोट कर ले, बस ए वाली पॉइंट नोट कर ले और इसका ए वाला नोट कर ले। जीरो के, अरे भैया 1 कैसे पगली, डिवाइड थोड़ी कर रहे, इसको इधर लेके आएंगे तो इधर जीरो ही बचेगा। इक्वेशन में 1 कहां से आया? लाइन के डिवीजन रहता तो क्या होता? 1 होता। अभी तुम इस पूरे को इधर लेके आओगे तो इधर क्या बचेगा? जीरो बचेगा ना। हाँ, इसके बाद कौन सी क्लास है? फिजिक्स। पेज कर लिया 5:30। इसके बाद तुम्हारी क्लास है ना सर, राजकोट। हाँ, टाइम टेबल बस मैं तो जान अरे तू जा ना, जा पानी पिला दे थोड़ा, बोतल का भी मेरे को पानी। मैंने पहले मैथ्स की ले ली थी, मुझे जानना था। हाँ ये तुम लोग करवा लो यार, ये बात करके यार बहुत इशू है। मैंने कहा है वो टाइम टेबल अरे इनका टाइम गड़बड़ तुम वाला लोग पूरा क्लास ही एक ही- गड़बड़ है। हाँ वो बोल दो सीधे कि नहीं हो पा रहा। हम तो आज तक बोलते हैं। बोतल में कैरी में रखा है। कीड़े खा जाते होंगे। नॉन वेजिटेरियन कैसे देखते हैं? पता नहीं चलता। कीड़े नहीं खा रहे। हम तो चले। फिर तो तुम लोग प्याज वगैरह नहीं खाते थे नहीं, पहले? प्याज है वो तो तो मेरी दादी थी। बीच में कुछ था ना कि जो प्योर वेजिटेरियन है ना, लहसुन और ये ऑनियन मेरी दादी की दादी। हाँ, ये होता है शब्द। अब हम बात करेंगे इक्वेशन ऑफ एंगल बाइसेक्टर। देखें इधर, प्योरिटी में नहीं है। इक्वेशन ऑफ एंगल बाइसेक्टर। इक्वेशन ऑफ एंगल बाइसेक्टर। अब अगर हम एंगल बाइसेक्टर से पहले हम देख लेते हैं, पहले परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, उसके बाद लास्ट में देखेंगे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का क्या मतलब है समझेंगे। एक फिगर बना लेते हैं कि मान लीजिए हमारे पास एक लाइन है यहाँ पे, जिसको हमने Z1 दे दिया और इसको क्या मान दिया बच्चे, यहाँ कोई पॉइंट A है या P नाम ले दो इसको, जिसको हमने क्या बोल दिया, Z बोल दिया। क्या बोल दिया? अब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है तो ये लाइन ऐसे गया होगा, हाँ। इस लाइन का हमें इक्वेशन चाहिए होगा, है ना। तो ये बात तो तय है कि अगर इस पॉइंट का नाम A दे दें और इस पॉइंट का नाम दे दें B, तो ये हमारा PA और ये PB जो होगा आपस में बराबर, है ना। PA और PB क्या होगा? बराबर। अब अगर PA निकालना चाहते हो तो थोड़ा थोड़ा जो कंसेप्ट पढ़ा है उसके हिसाब से हम बोल सकते हैं कि बेसिकली Z माइनस Z1 जो होगा वो बराबर होगा Z माइनस Z2 मॉड मॉड, आया ना बोल, यही निकालता है डिस्टेंस, कोई दिक्कत है क्या? तो अगर अब इसको वैसे तो ये कंडीशन यही हमारे लिए यूजफुल है बेसिकली। अभी इसको जाकर हम लोकस में भी पढ़ेंगे कि अगर इस तरीके का कहीं भी इक्वेशन दिखता है कि किसी कॉम्प्लेक्स नंबर से दो कॉम्प्लेक्स नंबर की दूरी जो है वो आपस में बराबर है, तो हमेशा क्या होगा, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा। जैसे ऑप्शन देखोगे ना कि दिस कॉम्प्लेक्स नंबर गिव्स ए सर्कल परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ठीक है, लाइन, प्योरली रियल लाइन, प्योरली मतलब ये सब ऑप्शंस होंगे आपके PYQ में देखोगे।
तो एक तो ये हमारा लोकस का कंडीशन हो गया कि z माइनस z1 किसकी लोकस, z की लोकस, किसकी लोकस, z की लोकस। कब, जब इस कंडीशन के साथ प्लेन में मूव कर रहा हो कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर के रेस्पेक्ट में वो हमेशा बराबर दूरी पे हो, हमेशा बराबर, तब वो लोकस जो है उस कॉम्प्लेक्स नंबर z की जो पाथ है, वो पाथ क्या है, लोकस क्या है, लोकस क्या है, लोकस क्या है, लोकस अभी नहीं पढ़ा है, स्ट्रेट लाइन नहीं पढ़ा, लोकस क्या है तो अभी नहीं पढ़ा तो आसान भाषा में समझ ले कि तू एक घूमता फिरता पॉइंट है, क्या है, तू घूमता फिरता एक, तुम जिस भी रास्ते पे चल रहे हो वो जो रास्ता है ना वो कहलाएगा इक्वेशन ऑफ लोकस। क्या कहलाएगा, मतलब वो जो पाथ है वो कहलाएगा लोकस और उसकी जो इक्वेशन है वो क्या कहलाएगी, इक्वेशन ऑफ लोकस। फॉर एग्जांपल एक पॉइंट लिया या एक पत्थर लिया, थ्रेड में बांधा और इसको ऐसे घुमाना शुरू किया। अब इस पॉइंट के रेस्पेक्ट में जहां पे हमने पकड़ा ये पॉइंट है, इसके रेस्पेक्ट में एक जो पॉइंट है जो घूम रहा है, क्या हो रहा है, किस कंडीशन के साथ, हमेशा बराबर दूरी वाले कंडीशन के साथ, किस दूरी के साथ, तो ये जो पाथ फॉलो हुआ ना गोला वाला जो इस पॉइंट से हमेशा क्या है बराबर, वो जो पाथ है वो क्या कहलाएगा, इक्वेशन लोकस, और उसकी इक्वेशन क्या कहलाएगी, इक्वेशन ऑफ, जो फिलहाल क्या कहलाएगी, सर्कल, क्या कहलाएगी। यहाँ पे ये जो जेड जो है वो इस कंडीशन के साथ मूव कर रहा है कि यहाँ जब है तब भी ये डिस्टेंस बराबर है, ये घूम के यहाँ पहुंचा तब भी ये डिस्टेंस, ये जब यहाँ पहुंचा तब भी ये डिस्टेंस, ये नीचे आया तब भी ये डिस्टेंस, एक पॉइंट लगातार मूव कर रहा है और जो एक्यूमुलेशन ऑफ पॉइंट्स है, मतलब लगातार पॉइंट होंगे ना, ये सारा पॉइंट जब ज्वाइन करेंगे तो क्या मिलेगा, एक लाइन बनेगा, क्या बनेगा, और ये लाइन जो है वो क्या कहलाएगा, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कहलाएगा और इसी का इक्वेशन जो है वो इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कहलाएगी। बोला आया कोई हाँ बहुत, देखो अभी देख कार्टेशियन में बहुत रास्ते हैं, कॉम्प्लेक्स में थोड़ा रेस्ट्रिक्शन आ जाता है, कार्टेशियन में बहुत रास्ते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कार्टेशियन में तो हम फुट ऑफ परपेंडिकुलर भी निकाल लेते हैं ना वेक्टर में आसान से, लेकिन यहाँ वो काम नहीं कर सकते, यहाँ चीजें थोड़ी अलग से चलेंगी क्योंकि यहाँ प्योरली और रियल दोनों पार्ट हमें दिख रहा है, जो हम जितना आसान समझ रहे हैं वहाँ एक पॉइंट समझ रहे हैं, हाँ यहाँ का कोऑर्डिनेट वही तो नहीं पता, अभी फिलहाल वही तो नहीं पता, उसी की तलाश में घूम रहे हैं, ठीक है। चल तो क्या इस दोनों का स्क्वायर भी बराबर होगा, कॉम्प्लेक्स नंबर को पॉइंट पे कैसे ला रहे हैं जब हमें पॉइंट ही नहीं पता है, पॉइंट पता है ना, लेकिन वो पॉइंट 2D में है जहाँ एक रियल एक्सिस और एक इमेजिनरी एक्सिस है, ना कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है, अलग ही कार्टेशियन। अरे तो ये बात तो पहली क्लास में बता दी थी, इसीलिए तो उसका नाम हमने आर्गेंट प्लेन और कॉम्प्लेक्स प्लेन रखा, कार्टेशियन प्लेन क्यों नहीं बोला उसे, क्योंकि वहां एक्स और वाई एक लाइन ऐसी है जिसके बारे में हमें नहीं पता, जिसको हम इमेजिनरी एक्सिस बोल रहे हैं। अब तुम बोलोगे कि सर दिखाओ, अरे वो दिखा नहीं सकते ना, यही तो प्रॉब्लम, इस चैप्टर के बारे में ज्यादा नहीं सोचना होता, ठीक है। चले तो ये दोनों का स्क्वायर भी बराबर होगा अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर्टी कि अगर z1 z2 का मॉड बराबर है तो उसके स्क्वायर भी, फिर से अगर प्रॉपर्टी अगर आपको याद हो तो हम इसको लिख सकते हैं z1 माइनस z1 मल्टीप्लाइड बाई z माइनस z1 का कॉन्जुगेट इज इक्वल टू z माइनस z2 मल्टीप्लाइड बाई z माइनस z2 का प्रॉपर्टी इस्तेमाल हुआ, z डॉट z कॉन्जुगेट कितने के बराबर होता है भैया, मॉड z के स्क्वायर के बराबर। बोलाया क्या मल्टीप्लिकेशन सभी को आता है, एक स्टेप और लिख लें या डायरेक्ट कर दे, डायरेक्ट कर दे, चल लिख देते हैं z माइनस z1 मल्टीप्लाइड बाई हो जाएगा z कॉन्जुगेट माइनस कितना बच्चे z1 कॉन्जुगेट इज इक्वल टू ये हो जाएगा z माइनस कितना बच्चे z2 मल्टीप्लाइड बाई हो जाएगा z कॉन्जुगेट माइनस z2 कॉन्जुगेट। बोला आएगा मल्टीप्लाई कर लेगा, अरे कर लेगा, z डॉट z कॉन्जुगेट, z डॉट कितना माइनस कितना z डॉट z1 कॉन्जुगेट, ठीक है, और माइनस z1 डॉट कितना z कॉन्जुगेट, ठीक है, और यहाँ पे क्या लिखेगा बच्चे प्लस का z1 कॉन्जुगेट, हाँ या ना बोलेगा z1 कॉन्जुगेट, क्लियर है, इज इक्वल टू इस साइड लिखेगा z माइनस z कॉन्जुगेट, फिर से z डॉट कितना बच्चे z कॉन्जुगेट, यहाँ से इसको मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया माइनस का z डॉट कितना z2 कॉन्जुगेट, और माइनस का यहाँ से आ गया z कॉन्जुगेट और यहाँ क्या आ गया बच्चे z2, और फिर यहाँ से माइनस माइनस प्लस आ गया z2 डॉट कितना z2 कॉन्जुगेट, आया ना बोलेगा, कोई कंफ्यूजन है इसमें, z डॉट z कॉन्जुगेट क्या कैंसिल आउट हो रहा है, z डॉट z कॉन्जुगेट एक आया, और कुछ कैंसिल आउट हो रहा है, नहीं हो रहा, ठीक है। तो एक साथ लेके सबको एक साथ लेके आ जा रहा है, जीरो लगा रहे हैं राइट साइड, ठीक है। अब यहाँ पे हम लिख रहे हैं सबसे पहले
पॉजिटिव वाले को लिख रहे हैं। ये है Z1 डॉट कितना बचे, Z1 कॉन्जुगेट, ठीक है, माइनस Z इंटू कितना Z कॉन्जुगेट, ठीक है, माइनस Z1 डॉट Z कॉन्जुगेट। अच्छा, इसको इस साइड लेके आए तो प्लस का कितना हो गया Z डॉट कितना Z2 कॉन्जुगेट। इसको इस साइड लेके आए तो प्लस का Z कॉन्जुगेट डॉट कितना हो गया बच्चे Z2, और माइनस का ये हो गया Z2 डॉट Z2 कॉन्जुगेट इक्वल टू कितना 0। बोला यार। अब इसमें से हम कॉमन करने की कोशिश कर रहे हैं, एक जगह Z एक जगह Z कॉन्जुगेट। क्या कॉमन करने की कोशिश कर रहे हैं, Z क्या कहीं कॉमन हो रहा है क्या, Z कॉमन कहां दिख रहा है, Z यहां दिख रहा है, एक Z यहां दिख रहा है, एक Z यहां दिख रहा है, आया ना। तो लिख देते हैं हम Z2 कॉन्जुगेट माइनस Z कहा था, Z2 कॉन्जुगेट माइनस Z कॉन्जुगेट, आया ना। बोल Z2 कॉन्जुगेट माइनस क्या आ जाएगा Z कॉन्जुगेट। Z1 है क्या, Z1 के साथ नहीं है, Z कॉन्जुगेट है, ठीक है। और फिर हम एक जगह कॉन्जुगेट प्लस का Z कॉन्जुगेट कॉमन करना चाह रहे हैं, प्लस का क्या दिख रहा है Z कॉन्जुगेट के साथ, कितना दिख रहा है, ए वाली ए Z कॉन्जुगेट ए वाली, ठीक है। तो आ जाएगा Z2, यहाँ से क्या आ जाएगा, और माइनस का कितना आ जाएगा Z, माइनस का कितना आ जाएगा Z, ठीक है। और Z1 भी तो ले सकते हो, उसके बाद का हटा Z1 तीसरा वाला, रुक जा, हमें इधर दिख नहीं रहा। हमें जो लेना है वो Z लेना है और Z कॉन्जुगेट लेना है, Z लेना है और क्या लेना है Z कॉन्जुगेट। तो Z अगर हम लेते हैं तो क्या Z2 माइनस Z1 कहीं दिख रहा है क्या, Z के साथ Z2 माइनस Z1 कहीं दिख रहा है क्या, Z2 नहीं है, नहीं है, Z2 के साथ Z है, Z के साथ क्या है, Z2 के साथ Z, Z2 के साथ, देख कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है ना, यही रहने दे, हम यहाँ तक सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है नहीं। हम ये प्रॉपर्टी तो लगा रहे हैं, छोड़ सिंपलीफाई करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, जल्दी नोट कर दो फटाफट। डाउट्स नहीं आ रहे तुम लोग के? कहाँ आ रहे हैं? अरे कहाँ? हाँ तो ठीक है ना, क्या दिक्कत है, भेजिए ना, भेजेंगे तभी तो चर्चा होगी। अगला डालेगा इसमें, डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम ए गिवन लाइन, डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम ए गिवन लाइन, डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम ए गिवन लाइन। मान ले कि अब जब लाइन का इक्वेशन जो अभी अभी हमने लिखा, अगर उसको हम लेके चले तो गिवन लाइन अभी अभी हमने लिखा, दो तीन बार लिखेगा तो याद हो जाएगा। एक बार लिखा हमने Z A कॉन्जुगेट प्लस का क्या लिखा, Z कॉन्जुगेट है, Z कॉन्जुगेट A और प्लस B इक्वल टू क्या लिखा, 0 लिखा। हाँ। अच्छा, इसी को एक और फॉर्म में लिखा था, जब Z को हमने x प्लस आयोटा y से रिप्लेस किया, x A प्लस A कॉन्जुगेट प्लस y A माइनस A कॉन्जुगेट प्लस B इक्वल टू 0। देख ध्यान से थोड़ा सा, स्लोप 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 ऑफ द लाइन, स्लोप ऑफ द लाइन, हाँ मिल गया, ठीक है। और मान ले जो पॉइंट आपने लिया ZC, उसको आपने XC प्लस आयोटा YC बोल दिया,
आप एक्स नॉट जेड नॉट लेना, जिसकी दूरी निकालनी है, जिसकी आपको दूरी निकालनी है, मतलब क्या है? एक्स वाई में डालना पड़ेगा। हाँ ठीक है, डाल लेंगे ना अभी। देख ये लाइन है जिसका इक्वेशन ये मान लो ए बी है, जिसका इक्वेशन आपने लिख रखा है यहाँ पे, ठीक है। इससे इसके रेस्पेक्ट में कोई पॉइंट यहाँ है P जिसका कोऑर्डिनेट आपने ZC ले रखा, क्या ले रखा? या Z नॉट, आप जो भी लेना चाहे। अब थोड़ा सा हम आपको फिर से स्ट्रेट लाइन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में लेके चले। तो पॉइंट of the distance of a point from the line, if the line is ax plus by plus c and the point is x1 comma y1 is d equal to ax1 plus by1 plus c divided by root under a square plus b square। एक जरा अपना लिखा लिख देते हैं। ये अगर लाइन का इक्वेशन है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री स्ट्रेट लाइन में पढ़ना है, लाइन का इक्वेशन मान ले कितना है बच्चे? x plus by plus c इक्वल टू कितना, और इसके रेस्पेक्ट में कोई पॉइंट p है जिसकी कोऑर्डिनेट x1 कॉमा कितनी है बच्चे? y1। तब ये जो डिस्टेंस d है इसका फॉर्मूला आता है ax1 plus by1 plus c mod डिवाइडेड बाय रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। और ये चीज आप प्लेन में भी पढ़े हैं 12th क्लास, वेक्टर और 3D। डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम ए प्लेन ax1 plus by1 plus cz1 plus d डिवाइडेड बाय रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c। अभी गरम पढ़ के आए, ताजा नहीं पढ़ा क्या? सेम चीज है। तो ये तो हम पढ़ते हैं 11th के चैप्टर स्ट्रेट लाइन, किसमें अभी पढ़ेंगे, किसमें पढ़ेंगे? स्ट्रेट लाइन। बिल्कुल उसी तरीके से इसको इंटरप्रेट करना, यानी जो पॉइंट है वो किसको रिप्लेस करेगा बच्चे? x को। किसको रिप्लेस करेगा? सर इसमें तो x है नहीं, तो पहले कन्वर्ट कर ले। मान ले z इक्वल टू कितना, मान ले x प्लस आयोटा y। क्या मान ले? x प्लस, तो इक्वेशन कैसा लिखेगा? x प्लस आयोटा y मल्टीप्लाइड बाई a कॉन्जुगेट और प्लस x माइनस आयोटा y मल्टीप्लाइड बाई a और प्लस का b इक्वल टू कितना बच्चे? 0। अगर सॉल्व करता है तो आता है a कॉन्जुगेट x प्लस a कॉन्जुगेट y मल्टीप्लाइड बाई आयोटा, आया ना बोल, प्लस यहाँ से आ जाता है ax माइनस कितना ay और यहाँ क्या आ जाता है? आयोटा प्लस b इक्वल टू कितना? 0। अगर ध्यान से देख तो यहाँ से अगर हम कॉमन करना चाहें x, क्या कॉमन करना चाहें तो ये आ जाएगा a प्लस a कॉन्जुगेट a प्लस, और अगर हम यहाँ से कॉमन करना चाहें प्लस आयोटा y, क्या प्लस, तो आयोटा y यहाँ से क्या बनेगा बच्चे? a कॉन्जुगेट माइनस कितना a, कोई कंफ्यूजन, और प्लस का b इक्वल टू कितना? 0। बोल आया। ये अब हमारे पास आ गया ना ax प्लस by, मतलब जहाँ जहाँ x है उसको हमें रिप्लेस करना पड़ेगा, किससे? xc से। मतलब जो हमारे पास z है उसको हमें क्या करना पड़ेगा? उससे रिप्लेस करना पड़ेगा। अरे कोई कंफ्यूजन है इसमें? ना। यानी अब इस केस में जो ये डिस्टेंस दी है, हम लिख रहे हैं, समझ नहीं आएगा तो पूछना है। d इज इक्वल टू जहां जहां x है वहां क्या रखेगा? ये वाला xc क्या रखेगा, और जहां जहां y है वहां क्या रखेगा? yc। अरे नहीं आया, यानी यहाँ पे तुम x के जगह क्या रखोगे? xc। क्या रखोगे? यहाँ रखोगे a प्लस a कॉन्जुगेट प्लस y के जगह क्या रखोगे? yc। यहाँ रखोगे a कॉन्जुगेट माइनस कितना? a और प्लस का b और यहाँ लगाओगे मॉड। बोल आया। डिवाइड बाय रूट अंडर कितना है? इसी का स्क्वायर a स्क्वायर प्लस, तो a कितना दिख रहा है तुम्हें? a प्लस a कॉन्जुगेट का होल स्क्वायर प्लस a कॉन्जुगेट माइनस a का होल स्क्वायर, और यही क्या कहलाएगा? फॉर्मूला। बोल आया। क्या कहलाएगा? डिस्टेंस कहलाएगा। ये कमाल की चीज है, फॉर्मूला कहलाएगा। इसको थोड़ा सा और सिंपलीफाई कर सकता है, इसको अगर थोड़ा सा और सिंपलीफाई करना चाहें तो सिंपलीफाई करके इसको मिटा लें। हाँ। इधर लिख दें। हाँ थोड़ा सा इसको सिंपलीफाई कर, यहाँ से देख तो xc a आ रहा है, yc माइनस a आ रहा है, लिख सकता है क्या? हाँ। xc क्या आ रहा है? a और yc, ठीक है। तो थोड़ा सा अगर इसको कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा या छोड़ दे, इतना ही जाने दे, इतना ही जाने दे, पक्का? हाँ। चल ठीक है, तो लिख ले इतना ही। तुम लोग लिखो, हम देखते हैं, इसको सिंपलीफाई करने की कोशिश करते हैं, अगर हो जाता है तो। वैसे तो ये सारे पॉइंट्स हैं, ये सारे क्या हैं? a की वैल्यू क्या है पता है ना? हाँ। क्या है? a की माइनस आयोटा z1 माइनस z2। हाँ, ये नहीं भूलना है, ये हमारा अभी भी माइनस आयोटा z1 माइनस, ये z1 z2 है क्या? वो जो कॉम्प्लेक्स जिससे वो लाइन गुजर रही है। तो वही कॉम्प्लेक्स, हाँ कॉम्प्लेक्स नंबर है जिससे वो लाइन, दो कॉम्प्लेक्स नंबर जिससे लाइन, अगर मान ले अल्फा बीटा है, क्या है? वो दो कॉम्प्लेक्स नंबर का नाम अल्फा बीटा है, तो a की वैल्यू है माइनस आयोटा अल्फा माइनस बीटा। हाँ दिमाग में रखेंगे इस चीज को। क्वेश्चन के टाइम पर पता चलेगा।
कुछ नया लग रहा है? सभी ने है मेरे सब इससे पहले नहीं पढ़ा? ज्योमेट्री पढ़ा ही नहीं? मैंने इसे खुद से पढ़ा था, उसमें ये वाला चीज नहीं था, लिखा रखा है फॉर्मूला डायरेक्ट। ओ हाँ, डायरेक्ट फॉर्मूला लिखा होगा बुक में, डायरेक्ट। समय अलग ही रफ्तार से चल रहा है। एक क्लास तो और कीजिए, मुश्किल है। लेकिन अगली क्लास में हम लोग पहले 1 घंटे क्वेश्चन किया जाएगा, थोड़ा माहौल जब लाइट हो जाएगा तब बाकी चीजें खींचा जाएगा। हो गया बेटा दे? बेटा दे हो गया? हाँ। टीचर भी क्या करे? अब मान ले जो बच्चा 11th में है उसको ये चीज बताओ तो समझ थोड़ी आएगा, क्योंकि वो पढ़ा ही नहीं है अभी स्ट्रेट लाइन। ठीक है, तो वो चीजें दिक्कत है इसमें। देखेंगे अगला, इक्वेशन ऑफ सर्कल। इक्वेशन ऑफ सर्कल। अभी सर्कल का कंडीशन हमने बताया, ये बेसिकली सारे पॉइंट्स जो जा रहे हैं किसके जा रहे हैं? लोकस के ही हैं। लोकस में जब हम 8-10 पॉइंट्स आपको लिखवाएंगे तो डायरेक्ट लिखवा देंगे आपको, ताकि उससे कुछ समझ में आए कि अगर मान लीजिए हमारे पास कोई एक फिक्स पॉइंट कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसको आप z0 मान लो, और z जो है वो कोई आपके पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है जो मूविंग पॉइंट हो। इस तरीके से अब हम सीधे फिगर से बता रहे, समझिए कि हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसको हमने z0 नाम दिया। क्या नाम दिया? और एक कॉम्प्लेक्स नंबर z है, क्या बच्चे, जो इस पाथ पे क्या हो रहा है, मतलब हमारे पास मान लीजिए कॉम्प्लेक्स नंबर लेट कॉम्प्लेक्स नंबर z moves in a plane such that its distance from fixed complex number z0 is always constant, तो अगर एक कांस्टेंट है तो जो पाथ कहलाएगा वही पाथ क्या कहलाएगा? सर्कल का। क्या कहलाएगा? तो हमारे पास इस केस में मान लो which always constant and called radius, इसी को हम क्या बोलते हैं बच्चे? रिप्रेजेंट करें मान लो r से, किससे? तो डिस्टेंस निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे डिस्टेंस? z माइनस z0 लिख दें, कोई दिक्कत है? यानी यहाँ से हम बोल पाएंगे कि z माइनस z0 जो है वो कितने के बराबर बच्चे? r के बराबर। कोई कंफ्यूजन? इस दोनों को अगर हम स्क्वायर कर दें तो हम लिख सकते हैं z माइनस z0 का मॉड का स्क्वायर इक्वल टू कितना बच्चे? r स्क्वायर। अभी आपको सिखाया कि z माइनस z0 जो होता है वो उसी के कॉन्जुगेट से क्या होता है भैया? मल्टीप्लाई, और ये कितना? r स्क्वायर। कोई कंफ्यूजन? एक प्रोसेस है, कहीं याद करने की जरूरत नहीं, बिल्कुल प्रोसेस है। जब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये z डॉट सॉरी कंजुगेट होगा, हाँ या ना? z डॉट कितना आएगा बच्चे? z कंजुगेट, फिर माइनस का z डॉट कितना आ जाएगा? z नॉट कंजुगेट, फिर माइनस का z कंजुगेट डॉट कितना आ जाएगा बच्चे? z नॉट, और प्लस का z नॉट डॉट कितना आ जाएगा? z नॉट कंजुगेट इज इक्वल टू कितना? थोड़ा ध्यान से, z का स्क्वायर a दिखेगा माइनस कितना बच्चे? z डॉट z नॉट का कंजुगेट माइनस a दिखेगा z कंजुगेट डॉट कितना? z नॉट, और प्लस a दिखेगा z नॉट के मॉड का स्क्वायर इक्वल टू कितना? थोड़ा सा हम इमेजिन करा देते हैं बस, हम ज्यादा डिटेल में जाएंगे नहीं। x स्क्वायर प्लस का y स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0, यानी हम ऐसा लिख देते हैं z स्क्वायर माइनस z डॉट कितना? z नॉट कंजुगेट माइनस z कंजुगेट डॉट कितना? z नॉट प्लस
जेड नॉट मॉड स्क्वायर और माइनस आर स्क्वायर इक्वल टू कितना? 0। अब ध्यान से देखेगा, अगर कंपेयर करेगा, अगर थोड़ा मोड़ा सर्कल का इक्वेशन याद हो तो एक्स स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस वाई स्क्वायर प्लस सी इक्वल टू कितना? इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या कहलाता है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इक्वल टू कितना हो गया भैया? अरे आया। अब अगर इसको ए के टर्म में लिखना चाहें, किसके टर्म में? तो लिख लेंगे अरेंज करके, z डॉट z कॉन्जुगेट है, आप जैसे जिस तरीके से लिखना चाहें यहाँ पे आप इसको कॉमन करके आसान कर सकते हो, लेकिन हम उसमें जाना नहीं चाहते, अपना इतना ठीक है। ठीक है, अब अगर इसको हम डायमेट्रिक फॉर्म में रखें, किस फॉर्म में? डायमेट्रिक फॉर्म याद है? नहीं, बहुत बढ़िया। ये मान ले आपके पास सर्कल है और यहाँ पे ये डायमीटर, यहाँ पे क्या है बच्चे? जिसको अगर हम कुछ नाम देते हैं इस डायमीटर को, मान लो Z1 और Z2 नाम दे दें। इस पॉइंट का नाम A दे देते हैं Z1 और इस पॉइंट का नाम B दे देते हैं Z2 और इसके रिस्पेक्ट में यहाँ कहीं हम Z ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? P, जिसको हम Z बोल दिए, और यहाँ से ऐसे इसको, तो इसके बीच एंगल हमेशा कितना बनता है? ये बात तो जानते हैं सभी, इसमें कोई कंफ्यूजन है? अगर 90 बन रहा है तो इसकी जो आर्गुमेंट बनेगी, इसकी जो एंगल का मतलब समझ रहा है, एंगल हमारा आर्गुमेंट है, तो इसकी जो आर्गुमेंट बनेगी किसका? Z माइनस Z1 का और Z2 माइनस Z1 का। कोई कंफ्यूजन है? अरे नहीं, पक्का। यानी यहां से हम बोले हैं कि ये जो आर्गुमेंट Z माइनस Z1 कितना बच्चे? Z माइनस Z1 की इसके बीच Z माइनस कितना ले लिया हमने? Z1 और Z माइनस क्या ले लेंगे? Z2। इस दोनों का एंगल कितना है बच्चे? 90 डिग्री है। Z माइनस Z कितना लिखते हैं? पूरा लिख दे क्या? APB लिख ले पहले। एंगल APB जो है वो कितना होगा? 90। प्लस माइनस दोनों ले सकते हैं, प्लस माइनस दोनों ले सकते हैं। ठीक है, तो अगर आर्गुमेंट हम लिखें किसका? Z1 माइनस Z का और Z2 माइनस Z का, किसका? आर्गुमेंट ऑफ Z1 माइनस Z डिवाइडेड बाई क्या लिख रहे हैं बच्चे? Z2 माइनस Z। ये कितना के बराबर आएगा? प्लस माइनस 2 के बराबर। हाँ या ना बोल? ये 90 डिग्री के बराबर होता है? अरे नहीं होता है क्या 90 डिग्री? हाँ, ये वाला एंगल कितना है? 90। इसके बीच का एंगल कितना है बच्चे? अरे दो लाइन के बीच का एंगल कैसे निकालते हैं? ठीक है, ये इतना आएगा। ये आर्गुमेंट इसका हो गया, थीटा एक्स एक्सिस के साथ ए वाला। ठीक है, अब यहां से समझना थोड़ा सा, अगर इसको तुम ध्यान से देखो तो किसी भी चीज का जब आर्गुमेंट 90 डिग्री आता है, प्लस का या माइनस का, तो क्या होता है? वो प्योरली भूलते जा रहे हैं, क्या होता है? अरे π/2 ऊपर पॉजिटिव हुआ तो आयोटा और माइनस π/2 हुआ तो माइनस। ये तो बेसिक चीज है ना कि आयोटा का आर्गुमेंट कितना होता है? π/2 और माइनस आयोटा का आर्गुमेंट कितना होता है? माइनस π/2। तो इसका आर्गुमेंट कितना आ जाएगा? प्योरली इमेजिनरी। अगर प्योरली इमेजिनरी है तो एक चीज और हम जानते हैं कि, चल थोड़ा सा और इसको डिटेल में लेके चले। ठीक है, प्लस माइनस π/2 है, प्लस माइनस कितना है आपके पास? π/2। प्योरली इमेजिनरी आ गया। क्या आ गया बच्चे? प्योरली। तो यहाँ समझना थोड़ा सा, यहाँ हम लिख रहे हैं Z1 माइनस Z डिवाइडेड बाई नीचे कितना लिख रहे हैं बच्चे? Z2 माइनस Z। अब एक प्रॉपर्टी आपको याद हो कि अगर प्योरली इमेजिनरी अगर कॉम्प्लेक्स नंबर होता है तो Z प्लस Z कॉन्जुगेट जो होता है वो 0 होता है। सोच ले प्रॉपर्टीज कॉन्जुगेट। अगर प्योरली रियल होता है तो ट्वाइस ऑफ रियल Z हो जाता है, ट्वाइस ऑफ। और प्योरली इमेजिनरी होता है तो उस दोनों का सम कितना हो जाता है? 0। प्रॉपर्टी जब कॉन्जुगेट में लिखवाया होगा तो इतने के बराबर है। तो यहाँ से ये चीज हम लिख सकते हैं कि इसको अगर इसके कॉन्जुगेट से ऐड कर दें, यानी Z1 कॉन्जुगेट माइनस क्या लिखते हैं? Z कॉन्जुगेट डिवाइडेड बाय नीचे लिखते हैं Z2 कॉन्जुगेट माइनस कितना? Z कॉन्जुगेट। तो कितने के बराबर होगा? बोल आया। इसी को क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लेंगे तो हमें इक्वेशन निकल जाएगा। बोल आया। डायमेट्रिक फॉर्म सर्कल का, किसका? सर्कल का डायमेट्रिक फॉर्म। और अच्छा सुन, अगर कोनिक सेक्शन में सर्कल का डायमेट्रिक फॉर्म तुमसे पूछे कोई तो याद है? नहीं याद है? नहीं याद है तो याद दिला देते हैं। x माइनस x1 मल्टीप्लाइड बाई x माइनस x2 प्लस का y माइनस y1 मल्टीप्लाइड बाई y माइनस y2, जहां a x1 y1 है और a x2 y1 है और ये वाला पॉइंट क्या है भैया? x है। समझ रहा है? तो यहाँ भी जब तुम मल्टीप्लाई करोगे तो z माइनस z1 z2 माइनस z1 आएगा, z कॉन्जुगेट माइनस z1 कॉन्जुगेट और z2 कॉन्जुगेट माइनस z1 कॉन्जुगेट आएगा, z कॉन्जुगेट आएगा। समझ रहा है? उसी तरीके से आ रहा है ना, x माइनस x1 कितना? x माइनस देख, ये z1 माइनस z है, हां ये z1 माइनस एलसीएम लेगा। अरे एलसीएम लेगा, एलसीएम लेगा तो z1 माइनस z
और मल्टीप्लाई क्या हो रहा है Z2 माइनस Z कॉन्जुगेट, Z1 माइनस Z कॉन्जुगेट मल्टीप्लाइड बाई Z2 माइनस, अरे आया, इक्वल टू कितना हो गया 0, दिख रहा है x माइनस x1 x माइनस x2 y माइनस y1 और y माइनस। अब कोनिक सेक्शन अगर दिमाग में नहीं है तो थोड़ा सा इशू है, तो अभी लिखते जा, ठीक है, नोट कर फटाफट। यही लिखते हैं, एलसीएम लेके लिखते हैं, समझ में आ जाएगा। Z1 माइनस Z मल्टीप्लाई हो जाएगा किससे, किसके साथ बच्चे, Z2 कॉन्जुगेट माइनस Z कॉन्जुगेट और प्लस साइन यहाँ पे Z1 पहले लिख देते हैं, Z2 माइनस Z और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा Z1 कॉन्जुगेट माइनस किससे Z कॉन्जुगेट इक्वल टू कितना 0, एक ही चीज है, इसी को एलसीएम लेके ऊपर लिखा है, ये उधर जाके 0 हो गया। कौन साइक्लिक क्या होता है पता है, कौन साइक्लिक, याद नहीं कर दूंगी जितना देखी यही रहो इसको। हो गया, चलो बिटा ले, हो गया इस पेज का लास्ट, उसके बाद सीधे अपन लोकस में चलेंगे। लोकस लगभग आधे एक घंटे का टॉपिक होगा, उसके बाद ही खत्म होगा आपका कॉम्प्लेक्स। तुम लोग को एनएच रूट ऑफ यूनिटी नहीं पढ़ाया ना, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी पढ़ा दिया, एनएच रूट ऑफ यूनिटी नहीं पढ़ाया, ओके ठीक है, आज उसको खींच लेते हैं। तो अगला डालेगा कंडीशन फॉर 4 पॉइंट्स, जो अभी तुम्हें पूछ रहे थे, कंडीशन फॉर 4 पॉइंट्स टू बी कंसाइक्लिक, टू बी कंसाइक्लिक। अब कंसाइक्लिक क्या होता है पहले जान ले, कि अगर मान ले आपके पास एक कोई ऐसा सर्कल है, ये तो हमें पता था और इसके एंड पॉइंट पे 4 कॉम्प्लेक्स नंबर बैठे हैं। हाँ ये आ जा रहा है सर। ये मान लिया आपके पास Z1 है, ये आपके पास Z2 है, ये आपके पास Z3 है और ये आपके पास क्या है बच्चे, Z4 है। तो कहता है कि अगर ये ABCD है तो ये वाला एंगल और इस वाले एंगल का सम 180 डिग्री यानी पाई होना चाहिए। क्या होना चाहिए? तब ऐसे 4 पॉइंट्स को हम क्या बोलते हैं बच्चे, कंसाइक्लिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कंसाइक्लिक। तो हम इस वाले एंगल को अगर लिखना चाहें तो हम लिखेंगे आर्गुमेंट ऑफ Z4 माइनस Z1। क्या लिखेंगे बच्चे? Z4 माइनस Z1 डिवाइडेड बाई Z2 माइनस Z1। क्या समझ पा रहा है? अब तो समझ में आ गया होगा कैसे लिख रहे हैं एंगल। हाँ। और प्लस इस वाले एंगल को हम जब लिखना चाहें तो किसके टर्म में, किसके टर्म में लिख रहे हैं? Z2 माइनस Z3 लिख रहे हैं, ठीक है। Z2 आर्गुमेंट ऑफ Z4 माइनस Z1 लिखा ना, तो Z2 माइनस Z3 लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं बच्चे? Z2 माइनस डिवाइडेड बाई Z2 माइनस Z3 लिखा तो क्या लिखना पड़ेगा? Z4 माइनस क्या लिखना पड़ेगा? और ये कितने के बराबर लिखना पड़ेगा? बता आया? कोई कंफ्यूजन है इसमें? अब अगर ये प्लस में है तो किस में टूटेगा भैया? मल्टीप्लाई में। किसमें जाएगा ये? आर्गुमेंट की प्रॉपर्टी। हाँ या ना? यानी हम इसको लिख सकते हैं आर्गुमेंट कितना, Z4 माइनस Z1 मल्टीप्लाइड बाई, लिख देते हैं पहले Z2 माइनस Z1। ये मल्टीप्लाई होगा किससे? Z2 माइनस Z3 डिवाइडेड बाई कितना बच्चे? Z4 माइनस Z3। और एक पूरा कितने के बराबर होगा? पाई। पाई कितना?
0। पाई कितना भैया? अरे पाई आर्गुमेंट देता किसको है? tan को। किसको देता है? अरे tan ही तो है, tan हाँ थीटा। हाँ ठीक है। तो tan थीटा tan पाई कितना होता है भैया? 0। कितना होता है? 0। यानी ये इधर गया था ये 0 के बराबर, यानी जो कंडीशन बन के आया वो आया Z4 माइनस Z1 डिवाइड बाई Z2 माइनस कितना बच्चे? Z1 मल्टीप्लाई बाई Z2 माइनस कितना बच्चे? Z3 डिवाइडेड बाई कितना? Z4 माइनस Z3। और इसका प्रोडक्ट कितना आना चाहिए? अगर ऐसा कहीं होता है चार कॉम्प्लेक्स नंबर के इस अगर कंडीशन को सेटिस्फाई करता है यानी 0 होता है, तब ये चारों पॉइंट क्या कहलाते हैं आपस में? कॉन्साइक्लिक। और अगर इसको ध्यान से देखें तो ये और कुछ नहीं, ये प्योरली रियल आएगा। क्या आएगा बच्चे? तभी तो ये 0 होगा। क्या होगा? अरे नहीं समझ आया। प्योरली रियल होगा तभी तो एक्स एक्सिस पे लाई करेगा। अरे प्योरली रियल होगा तभी एक्स एक्सिस पे लाई होगा, तभी तो थीटा यानी जो आर्गुमेंट है, आर्गुमेंट ऑफ जेड तुम लोग समझ पा रहे हो नहीं समझ पा रहे? भूल गए क्या पोलर फॉर्म? समझ रहे हैं। अरे भैया आर्गुमेंट ऑफ जेड का मतलब होता है थीटा। क्या मतलब होता है? थीटा। कैसे निकालते हो? tan अल्फा के टर्म में निकालते हो। और फिलहाल अगर tan अल्फा भूल जाओ थोड़ी देर के लिए, वो अलग अलग क्वाड्रेंट के लिए था, तो कैसे निकालते थे? वो पोलर फॉर्म इमेजिनरी जेड अपॉन। तो इसको भूलो मत, इसको दिमाग में रखो कि ये है क्या। आर्गुमेंट जेड ऑफ जेड का मतलब है tan थीटा। आर्गुमेंट ऑफ जेड का मतलब क्या बच्चे? tan थीटा। जहां पे अलग अलग क्वाड्रेंट में थीटा की वैल्यू क्या आएगी? अलग अलग आएगी। फिलहाल हमें थीटा कितना चाहिए? 0। क्या चाहिए? 0। तो 0 आना है तो किस केस में आएगा? जब वो एक्स एक्सिस पे लाई करे। किस पे लाई करे? पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे। आया ना? बोल चल नोट कर फटाफट। ओके, ये आपका ज्योमेट्री ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर का एक फेज समाप्त हुआ, जिसमें कंक्लूड कर लो क्या क्या पढ़ा। सेक्शन फॉर्मूला, इक्वेशन ऑफ लाइन, इक्वेशन ऑफ, उसके बाद स्लोप क्या आया था? रियल ऑफ a डिवाइडेड बाय इमेजिनरी ऑफ a, जहां a क्या था? पहले a क्या था? माइनस आयोटा z1 माइनस z2, जिससे वो लाइन पास हो रहा है। ठीक है, उसके बाद माइनस बाहर लगा था इसमें। उसके बाद हमने क्या पढ़ा? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। क्या पढ़ा? उसका कंडीशन मत याद रख कि z माइनस z1 इज इक्वल टू z माइनस z2 होना चाहिए। बोला आया? बाकी वो सॉल्व होगा। उसके बाद हमने क्या पढ़ा? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के बाद डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट। डिस्टेंस ऑफ पॉइंट में भी क्या याद रख कि बस वो xc जो है आपके पास x के जगह क्या आ जाएगा? xc a प्लस a कंजुगेट, a प्लस, अरे बात समझ में आ रहा है? a प्लस a कंजुगेट, फिर प्लस yc a माइनस a कंजुगेट, या a कंजुगेट माइनस a और प्लस का b मॉड डिवाइडेड बाय कितना? रूट अंडर a प्लस a कंजुगेट का होल स्क्वायर, a कंजुगेट माइनस a का होल स्क्वायर। ठीक है, इसका शॉर्ट फॉर्म निकल सकता है। उसके बाद हमारे पास क्या आएगा? इक्वेशन ऑफ सर्कल का भी सिंपल कंडीशन है, z माइनस z नॉट इक्वल टू कितना याद रख? r स्क्वायर। z माइनस z नॉट इक्वल टू कितना याद रख? r स्क्वायर। जहां z माइनस z नॉट लिखा है तो एक जगह जो आएगा वो z का स्क्वायर आएगा, मॉड z का स्क्वायर, एक जगह मॉड z नॉट का स्क्वायर, एक जगह z आएगा तो उसके साथ z नॉट कॉन्जुगेट बैठा रहेगा, और एक जगह z नॉट आएगा तो उसके साथ z कॉन्जुगेट बैठा रहेगा, माइनस r स्क्वायर इक्वल टू 0। जब कोनिक सेक्शन पढ़ लेगा तब ये चीजें और आसानी से आपको आंखों में दिखने लगेगी। बात समझ रहा है? कोई कंफ्यूजन है? उसके बाद हमने क्या पढ़ा? कंडीशन ऑफ कॉन्साइक्लिक। सिंपल है। आप जो अरे ये भी समझ ले, ये Z1 Z2 Z3 आपकी मर्जी है। अब कोई बच्चा बोला कि सर हम Z4 और Z2 को 180 डिग्री शो करना चाहते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अगर हमें Z4 चाहिए तो हम Z1 माइनस Z2 लिखेंगे, और फिर क्या लिखेंगे? Z3 माइनस Z1। और फिर हमें Z2 चाहिए तो हम Z3 माइनस Z2 लिखेंगे, और Z3 माइनस Z2 Z1 माइनस Z2। उसका भी प्रोडक्ट कितना आएगा भैया? पाई आएगा। कोई फर्क नहीं पड़ता। आप मानती आपकी Z1 Z2 Z3 Z4 उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बस हमें याद रखना है कि अपोजिट एंगल्स का जो आर्गुमेंट का सम है वो कितना आना चाहिए? 180। सम का मतलब है यहाँ थीटा। सम का मतलब क्या है? थीटा। बात समझ में आ रहा है? और थीटा का मतलब है आर्गुमेंट ऑफ जेड। आर्गुमेंट ऑफ ये जेड ही है।
ए जेड ही है, समझ रहा है? हाँ। कोई कंफ्यूजन है? नहीं। चलो आगे चलते हैं, मिटा दे इसको। क्लियर है? अगला डाल दे, एक टॉपिक और खींच लिया जाए। हाँ, एक और खींच लेते हैं, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। अगली क्लास में सीधे लोकस पढ़ेंगे, खत्म कॉम्प्लेक्स नंबर। उसके बाद क्वेश्चन सिर्फ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी कर दिया ना। क्यूब रूट ऑफ यूनिटी कर दिया, उनके बाद अगला डाल nth रूट ऑफ यूनिटी। छोड़ेंगे नहीं। nth रूट ऑफ यूनिटी समझेगा। nth रूट ऑफ यूनिटी क्या कहता है? जैसे क्यूब रूट ऑफ यूनिटी क्या कहता था कि x क्यूब इक्वल टू कितना है 1, तो nth रूट ऑफ यूनिटी क्या है x की पावर n इक्वल टू कितना 1। अरे हाँ या ना? तो अगर यहाँ nth रूट ऑफ यूनिटी मान लें तो हमारे पास x की पावर n इक्वल टू कितना आ रहा है बच्चे 1। यहाँ से तो इसको सॉल्व करना मुश्किल है, यहाँ से इसको सॉल्व करना, क्योंकि अगर x क्यूब इक्वल टू 1 था तो हम x क्यूब माइनस 1 इक्वल टू 0 लिख दिया था और वहां पे उसको हम फैक्टराइजेशन फार्मूला से x माइनस 1 x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इक्वल टू 0 लिख दिए थे, जहां पे एक x की वैल्यू 1 आ गई थी, एक ओमेगा और एक ओमेगा स्क्वायर, जहां ओमेगा की वैल्यू माइनस 1 प्लस रूट 3 आयोटा डिवाइड बाय कितना था 2। हाँ या ना बोल? हाँ। जैसे हमारी जबान पे रटा है वैसे रटना चाहिए। क्लियर है? मंत्र जाप करना। अब जैसे होम नॉन सिवाय की जगह यही याद कर, माइनस 1 प्लस रूट 3 आयोटा डिवाइड तो बाय यही है सर, अभी यही करना है मुझे। कुछ कर रहा है। तो x की पावर n इक्वल टू 1, ये nth रूट ऑफ यूनिटी यानी इसके जो रूट हैं बहुत सारे हैं, जहां पे हम इसको डायरेक्ट फैक्टराइजेशन फार्मूला से नहीं निकाल सकते फिलहाल आसान तरीके से। तो हम देखना समझ रहे इसको पोलर फॉर्म में लेके जा रहे हैं, किस फॉर्म में, और वहां से हम डी मॉर्गन्स का इस्तेमाल कर लेंगे। किसका? किस दिन के लिए पढ़ा? इसी दिन के लिए पढ़ा। तो अगर हम इसको लिखना चाहे पोलर फॉर्म में तो हम बोलेंगे कि x की पावर n लिख दे। क्या लिख दे? और 1 को क्या लिख सकता है? तू लिख सकता है 1 को cos 0 प्लस आयोटा sin 0। सोच ले, लिख सकता है cos 0 1 हो गया, आयोटा sin 0 कितना हो गया 0। कोई दिक्कत है? और ये आपका पीरियोडिक होता है। क्या होता है? यानी अगर हम इसको 2k पाई प्लस 0 लिख दे तो भी कोई फर्क, जहां k इंटीजर है। हाँ या ना बोल? यानी इसी चीज को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, x की पावर n इक्वल टू cos 2k पाई प्लस 0 प्लस आयोटा sin, और क्या लिख सकते हैं बच्चे 2k पाई प्लस, जहां k की वैल्यू अगर 1 रखेगा तो ये फिर से 360 प्लस थीटा। हाँ या ना बोल? 360 प्लस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन अभी भी पॉजिटिव है, cos अभी भी कोई चेंज नहीं है, क्योंकि पीरियोडिक है, साइन का भी पीरियोडिसिटी 2 पाई और cos का भी पीरियोडिसिटी फंक्शन में पढ़ा रखा है। हाँ या ना बोल? कोई कंफ्यूजन है? अब अगर ध्यान से देख कि अगर हम x की वैल्यू लेके जाए, किसकी? अभी 0 है तो 0 को हटा दे, कोई दिक्कत है इसमें? 0 का तो कोई महत्व है नहीं यहाँ पे। तो यहाँ पे ऐसा दिखेगा, x की पावर n हटा देते हैं, जैसे ये दिखेगा cos कितना बच्चे 2k पाई और प्लस आयोटा sin कितना दिखेगा बच्चे 2k पाई। बोल आया? जहां k बिलोंग्स टू क्या है बच्चे? इंटीजर। k बिलोंग्स टू क्या है? और इस पूरे का पावर 1/n। सोच ले। अब भैया इधर अगर n है तो इधर जाके क्या बनता है 1/n। कक्षा 8वीं एक्सपोनेंशियल पावर। आया ना? ठीक है, गिल्टी फील हो रहा सर। नहीं हम कई बार सोचते x इक्वल टू ये अब ऐसा दिखेगा cos 2k पाई अपॉन n प्लस आयोटा sin कितना दिखेगा बच्चे 2k पाई अपॉन n। किसका इस्तेमाल किया? वो जो हमने रूल रूल पढ़ा। किसका? डी मॉर्गन्स थ्योरम। किसका बच्चे? डी मॉर्गन्स थ्योरम। वो सर एक पढ़ना है, वो सर रूल सर, ठीक है? तो ये हमारे पास डी मॉर्गन्स थ्योरम निकल के आ गया। उसके हेल्प से हमने इसको x को इतना लिख दिया। अब ये n के टर्म में, किसके टर्म में? जहां k अभी भी क्या है? इंटीजर है। अब इसका हमें nth रूट ऑफ यूनिटी निकालना। क्या निकालना है? अब अगर इसको हम सिंपलीफाइड वर्जन में लिखे k इक्वल टू 0 कुछ, मान लो k इक्वल टू 0 पहला रूट निकाल रहे हैं। क्या निकाल रहे हैं? तो k की वैल्यू क्या पुट करेंगे यहाँ 0। तो जब पहला रूट निकालेंगे तो मान लो उसको हम अल्फा नाम दे दिए। क्या नाम दे दिए? तो अल्फा नाम देंगे तो यहाँ जाएगा cos 2 पाई अपॉन कितना बच्चे n। सॉरी 1 की वैल्यू 1 रख लेते हैं। पहले क्या रख लेते हैं? 1 किसी nth रूट टर्म निकालना है, जनरल टर्म निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं? k की अलग-अलग वैल्यू आ रही है, तो यार ये कितना cos 2 पाई अपॉन n और प्लस आयोटा sin कितना आ रहा है बच्चे 2 पाई अपॉन n। यही अल्फा है। एक रूट होगा जो इसको ये सेटिस्फाई कर रहा होगा, एक रूट ए होगा जो इसको क्या कर रहा होगा? सेटिस्फाई। तो हमारे पास अगर अल्फा इतना है तो हमारे nth रूट जो यूनिटी का हो उसको कुछ मान ले अल्फा की पावर t अलग-अलग देगा। कितना देगा? कितने रूट्स इसके निकलेंगे? एक तो 0 है, टोटल n है तो टोटल n-1 निकलेंगे। कितने निकलेंगे? एक 0 है तो टोटल हमारा n है, कितना है? एक उसमें से क्या है? 0 है, एक क्या है? तो बच गए कितने? n-। तो मान ले यहाँ पे लिख दे कि देन
ए अल्फा है, मान ले लेट अल्फा इज इक्वल टू nth रूट ऑफ यूनिटी, nth रूट ऑफ यूनिटी इज अल्फा की पावर t, अल्फा की पावर t। अब यहाँ अल्फा की पावर t मान लेते हैं, t की वैल्यू हमने रखा कहाँ तक, वेयर यहाँ लिख दे t इक्वल टू 0 1 सो ऑन, कहाँ तक चला जाएगा बच्चे, n-1, कहाँ तक जाएगा n-1, ऐसा कुछ जाएगा। अब थोड़ा सा हम आपको ट्रिग्नोमेट्री में लेके चलेंगे, किसमें, चल अगर अल्फा इतना लिखा तो अगर 0 रखा तो तुम्हें दिखा कि अल्फा की वैल्यू आई 1, कितनी आई बच्चे 1। दूसरा हमारा क्या आएगा अल्फा, जो हमने यहाँ ले रखा है 1 के लिए कितना आएगा अल्फा, अरे अल्फा यहाँ जब हमने t की वैल्यू क्या रखा 0 रखा तो ये अपना कितना आ गया 0, 0 सॉल्व हो गया कितना आ गया 1, नहीं आ रहा उसका, नहीं आ रहा है, देख यहीं से आ जा, एक रूट निकाल 0, क्या रखा यहाँ पे 0 रखा, तो 0 रखा तो ये सॉल्व हो गया कितना आ गया 1 आ गया, 1 रखा तो कितना आया 2 पाई अपॉन n आया, जिसको हमने क्या बोल दिया अल्फा बोल दिया। अल्फा की पावर t को हमने जनरलाइज किया, जहां t की वैल्यू हमने क्या रखा 0, t की वैल्यू क्या रखा, जब अल्फा की पावर t यहां 0 रखेंगे तो ये पूरी वैल्यू 0 होकर 1 आएगी पहली, दूसरी कितनी आएगी बच्चे अल्फा, तीसरा अल्फा स्क्वायर, चौथा अल्फा क्यूब एंड सो ऑन अल्फा की पावर n-1 बोला गया, ऐसे जनरलाइज होगा। लेकिन इससे हमें जरूरी इंफॉर्मेशन क्या निकालना है, हमें इसका निकालना है सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, क्या निकालना है सम ऑफ रूट्स और, बस दो चीजें यहां से याद रखेंगे, पहला सम ऑफ रूट्स, सम ऑफ रूट्स का मतलब क्या है कि बच्चे इसको हमें ऐड करना है 1 प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस 1 अल्फा की पावर n-1। अब ये चैप्टर तो पढ़ाया नहीं है, लेकिन अगर आप थोड़ा सा पढ़ के आए तो क्या ये आपको जीपी दिख रहा है, जीपी हां क्या दिख रहा है जीपी दिख रहा है, और अगर जीपी का फॉर्मूला आपको याद हो, अगर इनफाइनाइट जीपी हो तो क्या होता है 1 माइनस r की पावर n डिवाइडेड बाई, याद ही नहीं, a 1 माइनस आर एन फिर a माइनस आर, कितना a माइनस, यहाँ r कितना है पहले ये बता दो मुझे, r यहाँ आपको अल्फा दिखेगा, क्या दिखेगा ठीक है, तो यहाँ से इसका जो सम आएगा वो आएगा 1 माइनस अल्फा की पावर n 1 माइनस अल्फा, फिलहाल याद रखो a माइनस r की पावर n डिवाइडेड बाई कितना a माइनस r, ये होता है फॉर्मूला, ठीक है। वैसे फॉर्मूला जो इनफाइनाइट के लिए होता है ये होता है, बाकी जो फॉर्मूला होता है वो आता है a माइनस a1 माइनस आर एन डिवाइड बाई कितना 1 माइनस आर, समझ में आ रहा है। यहाँ a की वैल्यू कितनी है 1, a की वैल्यू फर्स्ट टर्म यहाँ क्या है 1। अब मुझे ये बात बता कि अल्फा की वैल्यू तो तुमने मान रखी है, अल्फा की वैल्यू कितनी मान रखी है, तो लिख 1 माइनस अल्फा की जगह क्या रखेगा बच्चे cos 2 पाई अपॉन n प्लस आयोटा साइन कितना बच्चे 2 पाई अपॉन n, और इस पूरे की वैल्यू कितनी n डिवाइडेड बाई नीचे कितना लिखेगा 1 माइनस, सम निकाल रहा है अभी देखना सॉल्व होके 0 आ जाएगा कमाल की बात है, ये सॉल्व होके कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा, कैसे आएगा वो बता रहे हैं। चलिए यहाँ पे लिख देंगे 1 माइनस अल्फा ही जाने दे क्योंकि पुट करने से कोई फायदा है नहीं, ठीक है 1 माइनस कितना रहने देते हैं अल्फा की लिए 0 आने वाला है, पूछ कैसे देख 1 माइनस cos 2 पाई, 1 माइनस कितना cos प्लस आयोटा sin 2 पाई की पावर कितनी, n तो डाल दिया हमने 1 माइनस अल्फा, सोच ले कैसे लगाया, फिर से डी मॉर्गन थ्योरम लगाया, क्या लगाया फिर से, जो सॉल्व हो गया कितना आएगा 0, कैसे आएगा a हो गया 0, a कितना हो गया, और cos 2 पाई कितना होता है बच्चे, क्या होता है 1 होता है, कितना होता है, तो 1 और माइनस 1 कितना आ गया 0, 0 अपॉन एनीथिंग कितना आ गया, यानी सम ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी हमेशा कितना आता है 0, ये प्रॉपर्टी याद रखें। जैसे वहां 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर कितना आ रहा था 0 आ रहा था, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का भी सम क्या आ रहा था 0 आ रहा था, और nth रूट ऑफ यूनिटी का भी सम कितना आएगा 0 ही आएगा, बात समझ में आ रहा है। रीजन ये है, इसका एक्सप्लेनेशन नीचे दे रहे हैं कि अगर समेशन ठीक है, अगर इसके समेशन की बात की जाए तो ये हम लोग पढ़ते हैं थोड़ा सा, k इक्वल टू 0 से n-1, अगर यहाँ पे 2k पाई cos कितना आ जाए बच्चे 2k पाई अपॉन कितना आ जाए n, तो ये हमेशा कितना होता है 0, ट्रिग्नोमेट्री cos 2k पाई अपॉन n का समेशन हमेशा कितना आता है 0 ही आता है, पुट करके देखना ये हमेशा 0 आता है। सिमिलरली sin का भी समेशन कितना आता है 0 ही आता है, एंड यहाँ पे लिखेगा k समेशन k इक्वल टू 0 से लेके कहां तक n तक n-1 तक, यहाँ पे आ जाएगा sin कितना बच्चे 2k पाई अपॉन n, इसका समेशन भी कितना आएगा 0, तभी तो ये 0 हो रहा है, एक तरीके से प्रूफ किया जाए, ये सबका समेशन कितना हो रहा है 0 आ रहा है, तभी तो 0 आ रहा है, यहाँ से ये कंक्लूड कर सकता है ना। अब इसमें एक चीज है जो है आपका प्रोडक्ट ऑफ इसका क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, वो बताते हैं ना जल्दी नहीं, थोड़ा
कोई दिक्कत तो नहीं है फिजिक्स में 10 मिनट मिल रहा है, वैसे भी 10 मिनट लेट ही चलो, अभी तो काउंट करो। समय लगेगा 10 मिनट, 10-15 मिनट। कितना बताया नहीं ना आपने आगे? क्या शर्मा के चल गए। कि जैसे आप पेपर स्टार्ट करते हो, ठीक है, जैसे पेपर स्टार्ट करना है सबसे पहले आपको केमिस्ट्री, सबसे पहले क्या कितना 40 से 45, खूब अच्छे हो तो 35 से 40 मिनट, थोड़ा स्लो हो तो 40 से 45 मिनट, 45 मिनट से ज्यादा आपको केमिस्ट्री में नहीं देना। हम तो कहेंगे मैक्सिमम 40 मिनट्स, 40 मिनट्स आपको केमिस्ट्री में देना, ठीक है। 40 मिनट्स जितना हो रहा है उतने में अप्रोक्सीमेट अगर आप पढ़ के गए हो तो 18 से 22 क्वेश्चन के आसपास आप डील कर पाओ, 22 के आसपास हो जाते हैं उतने में। फिजिकल 2-3 जो बच गए सो बच गए, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक उतने में नहीं पड़ जाता, ठीक है। फिर आप 40 मिनट्स के बाद अगला 50 मिनट्स जो आप फिजिक्स और मैथ सफल कर सकते हैं, जो आपका स्ट्रांग है। आप अगर मैथ्स स्ट्रांग है तो आप पहले मैथ्स अटेम्प्ट करें, फिजिक्स स्ट्रांग है तो आप फिजिक्स अटेम्प्ट करें। 50 मिनट्स के आसपास किसको अटेम्प्ट करना है आपको, 45 से 50 फिजिक्स और 45 से 50 आपका कितना मैथ, यानी 45 90 1.5 घंटे हुए और 40 मिनट बोल दिया था आपने, 2 घंटा 10 मिनट, कितना 10 मिनट मार्जिन ऑफ एरर, 2 घंटा 20 मिनट। अभी भी आपके पास बच रहा है 40 मिनट, कितने 40। उस 40 मिनट में जब आप क्वेश्चन पढ़ रहे थे, यानी हर क्वेश्चन को पढ़ा तो होगा, उस दौरान जब वो ह्यूमन इंस्टिंक्ट आया होगा कि इस क्वेश्चन को हमारे कंसेप्ट में है, इस पे हम कर सकते हैं, ट्राई मार सकते हैं, थोड़ा थोड़ा हमें याद आ रहा है। अब उस 40 मिनट में उस सारे क्वेश्चन को क्या करना है आपको, ट्राई करना। ये बेस्ट तरीका होता है किसी पेपर को अप्रोच करने इसके का। लिए तो सिर्फ 2-3 बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। हाँ, ये तो आपको सैंपल पेपर लगाने पड़ेंगे टाइमर के साथ। करने बैठते ना तो ऐसा लगता है कर ही लेते हैं। छोड़ दो, आपसे अगर 10 क्वेश्चन हो रहा है ना फिजिक्स का 40 मिनट में, 45 मिनट, 10 ही करना है, आगे बढ़ो। क्योंकि अगर आपसे 10 हुआ है ना तो बाकियों से भी 10 ही हुआ होगा जो पढ़ के गया है। इस बात को समझो, यानी जो उसमें 12 क्वेश्चन 13 क्वेश्चन करके आया है ना उसका 100% आ गया है। क्योंकि पेपर अगर टफ है तो सबके लिए टफ है ना, पेपर अगर टफ है तो सबके लिए टफ है। अगर आपसे 10 क्वेश्चन हुआ है, मान लो आप स्लो हो, तो जो खूब स्ट्रांग रहा होगा वो 15-16 किया होगा, तब भी आपकी परसेंटाइल 95 से ऊपर जाएगी। और जो दूसरे से, अब मान लो कि तुम उसी में लगे रह गए, तुम उसके मान लो 15 कर गए, 15 आप कर गए, ठीक है, मान लो उसमें मैक्सिमम टाइम जो गया 16 गया, वो आपने कर दिया। लेकिन जो अगला सेक्शन जो आपने किया उसमें आपसे 5 ही हुआ क्योंकि आपके पास समय नहीं था। लेकिन उस सेक्शन में भी कुछ बच्चा 15-20 कर गया है, आपकी परसेंटाइल घट के आ गई 25 से 30% पे, रिजल्ट का आ गया नीचे। तो जो इक्वालिटी जो है ना टाइम डिस्ट्रीब्यूशन का, वो रहना चाहिए। उतने देर में जितना हो रहा है उतना ही करो, क्योंकि मैक्सिमम लोगों का उतना ही हो रहा है, मैक्सिमम लोगों का उतना ही हो रहा है, समझ रहे हो। तो ये चीजें हैं, इक्वालिटी ये चाहिए। सेक्शन वाइज आप उलझने की कोशिश ना करो कि आप बेवजह उलझ रहे हैं, क्वेश्चन से नहीं हो रहा है ना, छोड़ो। क्योंकि देखो 70% आबादी से नहीं हो रहा है, 30% है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जिनका बेसिक, यानी जो शुरू से ही अच्छे पढ़ाई करते हुए चले गए उनसे हो रहा है। 70% से तो नहीं आ रहा है, ठीक है भैया, हम 70% में भी रहना चाहते हैं फिलहाल। तो वो 10 के टॉप के 10-20% में आना थोड़ा मुश्किल है, आएंगे, समय रहेगा, मेहनत करेंगे तो जरूर आएंगे, नहीं तो फिर अगर मान लिए तो मुश्किल है। मान है, सोच ही तो है, सब कुछ सोच ही तो है। सोच लो तो जीत, सोच लो तो हार। हम तुम्हें सिंपल सी बात बताते हैं कि बॉक्सिंग में किसी आदमी, कोई आदमी जब अगर गिर जाता है बॉक्सिंग रिंग में तो उसको हारा हुआ माना जाता है क्या? नहीं, उसको हारा हुआ नहीं माना जाता। उस समय तक हारा हुआ नहीं माना जाता जब तक वो खुद से ना बोल दे कि हम नहीं उठने वाले। उससे पूछा जाता है ना कि भाई आप उठ सकते हैं, आप नहीं उठ सकते। जब वो खुद हार जाए मन से कि अब हम उठने के लायक, तब वो हारा हुआ कहलाता है। यानी गिरना बुरी बात नहीं है, गिरने के बाद उठने की ना कोशिश करना ये बुरी बात है।
अब गिरो ना, हर कोई गिरता है, बचपन में कौन नहीं गिरा, सबको ही गिरा है, अभी भी हमारा बचपन ही चल रहा है। गिरेंगे, क्वेश्चन गलत होगा, करें तो सही, पहले 50 क्वेश्चन गलत तो करें, हम तो कर ही नहीं रहे, प्रॉब्लम ये है। चल अगली बात है, इसमें लास्ट को है प्रोडक्ट ऑफ, अगला है प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। अब इसका हमें प्रोडक्ट निकालना है, इसका हमें क्या निकालना है बच्चे, यानी हमें निकालना है 1 डॉट अल्फा स्क्वायर डॉट अल्फा की पावर 3 डॉट सो ऑन अल्फा की पावर n-1। ध्यान से देखेगा, अगर इसको जब इसको ध्यान से देखेगा तो इसका प्रोडक्ट है क्या आएगा, अगर सम ऑफ, अगर यहाँ पे देखिए सब तो अल्फा ही है, अल्फा की पावर 0 है, अल्फा की पावर क्या है, तो अगर आपको सभी को याद हो 1 + 2 + 3 यानी सम ऑफ नेचुरल नंबर n + 1 डिवाइड बाय कितना आता है 2, यहाँ नंबर ऑफ टर्म n-1 है तो यहाँ जाएगा अल्फा n-1 डिवाइड बाय कितना बच्चे 2, बोला आया, कोई कंफ्यूजन है। और अल्फा की वैल्यू तुमने क्या ले रखी, cos 2 पाई अपॉन n प्लस आयोटा sin 2 पाई अपॉन n, तो लिख दे ये हो जाएगा cos 2 पाई अपॉन n प्लस कितना बच्चे आयोटा sin कितना 2 पाई अपॉन n, और इसकी पावर कितनी बच्चे n-1 डिवाइडेड बाई 2। हम एक काम करते हैं, n/2 अंदर लेके आना फायदेमंद है, n/2 अंदर लेके आना, क्योंकि ये अब सॉल्व होके cos 2 पाई दिखेगा प्लस आयोटा कितना दिखेगा sin 2 पाई दिखेगा, और इस केवल पाई रहेगा, ओके ठीक है, हाँ 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, cos पाई और यहाँ पे कितना आ जाएगा बच्चे sin, ठीक, कोई कंफ्यूजन। अब पावर क्या हो जाएगा n-, अब समझ, अब इसको जब सॉल्व करेगा तो ये तो 0 है, ये क्या है, और ये आपका -1 क्या है, जनरलाइज कर लेते हैं, 2 वैल्यू देगा, कितना है, एक या तो ये -1 देगा या तो ये क्या देगा +1 देगा, हाँ या ना, ये -1 की पावर n-1 देगा, -1 की पावर, ये आपको -1 की पावर n-1 देगा, तो n अगर इवन होगा तो प्रोडक्ट क्या होगा, ठीक है, n इज इवन, ठीक है, n इज इवन और n इज ऑड, ऐसे लिख सकता है कि n इज इवन द प्रोडक्ट इज, n इज इवन द प्रोडक्ट इज -1 की पावर n-1, ठीक है, और n इज ऑड द प्रोडक्ट इज कितना होगा 1, n ऑड होगा तो प्रोडक्ट क्या होगा 1 होगा, ये क्या लिख देते हैं बच्चे 1 व्हेन n इज ऑड। क्या ये बात समझ में आई, कोई कंफ्यूजन है, क्योंकि इवन रखेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 2 2 -1 नेगेटिव ही रह जाएगा, यानी आपको सिंपलीफाइड वर्जन में -1 भी बोल सकते हो, हाँ या ना बोल, कोई कंफ्यूजन है, और ये कितना हो जाएगा 1। अच्छा अब एक बात बता, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी भी हमने बताई थी आपको कि क्यूब रूट ऑफ यूनिटी में जो उसके रूट्स होते हैं वो बेसिकली वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल को रिप्रेजेंट करते हैं, हाँ या ना, वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल किसमें, आर्गेंट प्लेन में, आर्गेंट प्लेन में वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल को रिप्रेजेंट करते हैं, जहां वो यूनिट सर्कल के अंदर बना रहता है, जिसमें एक जो 1 था वो रियल एक्सिस पे था, एक ओमेगा था, एक ओमेगा स्क्वायर, फिगर याद आ रहा है, तो यहाँ जो रूट्स होंगे, रूट्स ऑफ nth रूट्स ऑफ यूनिटी, ठीक है, ये बता देते हैं, रूट्स ऑफ यूनिटी जो है यहाँ जो है वो रिप्रेजेंट करेंगे, रिप्रेजेंट वर्टिसेस ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन, रेगुलर कितने भैया, जितने भी होंगे, मान लो एंटी वैल्यू 10 है तो 10 साइड का पॉलीगन दिखा रहा होगा, हाँ या ना, ठीक है, रूट्स ऑफ यूनिटी रिप्रेजेंट्स वर्टिसेस ऑफ रेगुलर पॉलीगन इन आर्गेंट प्लेन which argand plane n side inscribed in an argand plane inscribed in a unit circle, किसके अंदर बच्चे, यूनिट सर्कल के, मतलब अगर हम थोड़ा सा आपको समझाने की कोशिश करें तो ऐसा एक आपके पास मान लो यूनिट सर्कल रहा होगा, तो ये वाला पॉइंट बन रहा होगा, क्या रहा होगा, यहाँ से फिर कोई एक यहाँ आया होगा अल्फा, फिर यहाँ से ये कुछ रहा होगा अल्फा स्क्वायर, फिर यहाँ से ये कुछ रहा होगा अल्फा क्यूब, यहाँ से कुछ अल्फा की पावर 4, समझ रहे क्या, एंड सो ऑन, ऐसे ये ज्वाइन होके यहाँ कुछ आया होगा, यहाँ से ज्वाइन होके यहाँ कोई अल्फा की पावर n-1 आया होगा, क्या ये बात समझ पा रहे हैं, जिसमें अगर 3 रहेगा ट्रायंगल बनेगा, 4 रहेगा रेक्टेंगल बनेगा, 5 रहेगा पेंटागन और 6 रहेगा हेक्सागन, कोई कंफ्यूजन है, ऐसे आगे की तरफ बढ़ते चला जाएगा, यानी यहाँ पे जो भी क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है वो वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल को ही रिप्रेजेंट कर रहा है, किसमें, आर्गेंट प्लेन में, जो किसके अंदर डिस्क्राइब्ड है भैया, एक यूनिट सर्कल के अंदर डिस्क्राइब्ड है, क्लियर है, ये है आपका nth रूट ऑफ यूनिटी, यही होता है समाप्त। अगली क्लास में हम लोग पढ़ेंगे लोकस, जिसमें हम 15 आसपास पॉइंट पढ़ेंगे, डायरेक्ट सारी रिजल्ट जो है ना वो समराइज की जाएगी, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर यूनिट सर्कल के इक्वेशंस जो है वो सारी समराइज की जाएगी, वहीं आपके चैप्टर हो जाएगा समाप्त, क्लियर है इतना, हाँ। चले आगे, हाँ। ये इतना ही रहने दे, चलते सर आगे को करना है, ठीक है, नोट कर लें।